बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। एक्सप्रेसो में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ हिना आदिल और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छे से हो चुका है। नहीं हुआ तो कर लीजिए। कुछ लोगों के दिन का आगाज़ हो चुका होता है लेकिन नहीं होता, यानी कि स्लीपिंग मोड में या स्लीपिंग जोन में चल रहे होते हैं। आज मैं ये सारी बातें नहीं करूँगा, है ना। आज इतनी खूबसूरत सुबह मैंने देखी है। इट वॉज सच ए नाइस मॉर्निंग इन लाहौर। आई होप कि कराची, इस्लामाबाद वगैरह में और बाकी पाकिस्तान के शहरों में भी ऐसे ही हो, लेकिन लाहौर में बहुत खूबसूरत मॉर्निंग थी। चूँकि कल रात मौसम बड़ा अच्छा रहा, कुछ बादल बादल थे, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, और उसके बाद आज सुबह जो हमें देखने का मौका मिला वो बहुत ही खूबसूरत थी। और एक इस वजह से भी खूबसूरत थी कि आज सड़कें ज़रा साफ़ सुथरी थी, रश नहीं था सड़कों के ऊपर। और क्यों नहीं था? उसकी वजह यह है कि जनाब आज वर्ल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मज़दूरों का आलमी दिन है, मज़दूरों की अगर हक तलफी की बात कर लें तो वो एक ऐसा नासूर है जिसे अगर काटा ना जाए तो उसकी जड़ें पूरे मुआशरे में फैल कर उसे फाहिश भी कर देती हैं। पाकिस्तान में मज़दूरों के हुकूक पर कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन जो दीगर कवानीन हैं उन्हीं की तरह से उन पर भी अमल नहीं होता, और वक्त गुजरने के साथ साथ मज़दूरों की जो हालत है वो मज़ीद बदतर होती जा रही है। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यौम मज़दूर पे आज चूँकि पब्लिक हॉलीडे है, लेकिन उसके बावजूद अगर सड़क पे हमें कोई फोर्स नज़र आ रही थी तो वो मज़दूर नज़र आ रहे थे। वो जिन्होंने पेंट करना होता है या जो मिस्त्री होते हैं या उजरती जितनी भी मज़दूर हैं वो हमें सड़क पे नज़र आ रहे थे। एक तो मज़दूरी कोई ना तो कोई गुनाह है ना कोई बुरी बात है। अल्लाह ने अपना दोस्त कहा है उसको जो हलाल रिज़्क़ कमाए, तो हमारा बहुत एहतराम है, बहुत एहतराम है। जो आजकल के दौर में भी मेहनत करके खाना चाहते हैं, हलाल खाना चाहते हैं, आपको हमारा सलाम है। एक तो पहली बात है, लेकिन दूसरी बात बतौर मुआशरा हमारे ऊपर ये जो दौलत की तकसीम है इसकी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उसे मुनसिफाना रखें और ऐसे रखें कि हमारे मुल्क में मज़दूर कम से कम हो, ऐसे लोग कम से कम हो जिन्हें मजबूरी में मजदूरी करना पड़ती है। ये बहुत ज़रूरी है। हुकूमत की भी पॉलिसियाँ अपनी जगह, उन पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। एक सोशल जस्टिस सिस्टम, एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद इन लोगों की तादाद कम से कम हो, मुआशरा आसानी की जानिब जाए, हम एक दूसरे के लिए आसानी का बायस बने। चूँकि हम सब में से कहीं ना कहीं हम भी किसी मज़दूर की ही औलाद है, कहीं ना कहीं हमारे बाप दादा भी यही करते रहें, और वक्त के साथ साथ अल्लाह ने हमें आसानी और बेहतरी अता की है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें बाइस बनना है उस खैर का जो हमें अल्लाह ने अता की है, उसको हम तकसीम करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के दिन के लिए। और बाकी मुझे उम्मीद है कि वक्त के साथ बेहतरी आएगी। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं और उनके लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं, उन मज़दूरों के लिए भी जिनकी वजह से आज का दिन मनाया जाता है। खुदा हम सब के लिए आसानियाँ करे। इस मौके के ऊपर हम इस बारे में बात इंशाल्लाह करते रहेंगे। और एक तरफ हमने आसानियों की बात की है, हुकूमत ने थोड़ी सी आसानी हमें दी है। जी हाँ, बिल्कुल। और वो कैसे दी है? ये आवाम को रिलीफ मिला है जनाब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत ने जो आइंदा 15 रोज़ है उनके लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है, और वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की कमी का जो नोटिफिकेशन है, शुक्र है आपने नोटिफिकेशन दिखा दिया स्क्रीन पे। मुझे यकीन नहीं था, यकीन दिलाने के लिए अब हम मान लेते हैं। और जो पेट्रोल की कीमत है वो 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी के बाद अब जनाब 288 रुपये 49 पैसे फी लीटर हो चुकी है। सिर्फ 288 रुपये 49 पैसे, 5 रुपये कमी के बावजूद। डीजल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी की गई है, और इसके बाद नई कीमत 281 रुपये 96 पैसे फी लीटर है। इसके अलावा जो मिट्टी का तेल है उस पर भी 8 रुपये 74 पैसे फी लीटर, और लाइट डीजल 5 रुपये 63 पैसे सस्ता कर दिया गया है। ऑल द बेस्ट नेशन पाकिस्तान। सस्ता पेट्रोल डलवाइए, और आप थोड़ी सी जिद कर सकते हैं आप अपने ट्रांसपोर्टर से कि वो किराया कम करे। अगर बच्ची को कॉलेज लेके जाता है तो वैन वाले से 1000 रुपया कम करो अगले 15 दिन के लिए कम से कम, लेकिन सिर्फ 15 दिन के लिए। खैर जी, इससे पहले कि हम बड़ी खबर की जानिब जाएं, मुझे लगता है ना कैन रिलेट समथिंग, इनको थोड़ा हो रहा है, पेट्रोल हिट कर रहा है इनको। क्रिकेट की बात कर लें। क्रिकेट में हमारी जो कौमी टीम है, विमेन क्रिकेट टीम, बहुत अच्छा नहीं खेल रही है, लेकिन वेस्ट इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। हम उनके ममनून है। फिर पाकिस्तान ने कहा हम आपको सारे मैचेस जिताएंगे। आप शुक्र है पाकिस्तान है, हमारी मेहमान नवाजी है। ये बहुत ज्यादा T20 मैच में फिर से शिकस्त दे दी है जी वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 2 रन से, और जो 5 मैचेस की जो सीरीज है उसमें फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में ये मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान विमेंस की कप्तान निदा डार ने टॉस जीतकर मेहमान टीम को बैटिंग की दावत दी और फिर मैच भी जितवा दिया। बिल्कुल, मैच भी जितवा दिया। वाज़न्ट सो गुड, वील ट्राई। बल्कि इनफैक्ट वी हैव अ सेगमेंट जिसमें आज हमारे साथ एक फीमेल कमेंटेटर मौजूद होंगी, और उनसे हम कमेंट लेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि हमारी विमेन क्रिकेट टीम अच्छा क्यों परफॉर्म नहीं कर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बड़ी जानिब चलते हैं। मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, आज तजियाकार हमारे साथ स्टूडियोज में जरा थोड़ा इंट्रो बताते हैं और फिर उनसे तारुफ भी कराते हैं आपको।
बड़ी खबर यह है कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो खत है उस पर असखुद नोटिस केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। और समाअत के दौरान जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम अदलिया की आज़ादी के मुहाफिज हैं और जैसे भी हो हम अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अपने काम में मुदाखलत ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा कि असखुद नोटिस लेने पर सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या कुछ हुआ, ये देखें, क्या अदलिया की आज़ादी ऐसे हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी रिमार्क्स दिए, कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने कहा है कि अदलिया में मुदाखलत एक खुला राज है। अब जजेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि हमें निज़ाम बनाना है। सिविल जज को भी पता हो कि सारा निज़ाम साथ हो तो वो चीते की तरह खड़ा होगा। अब नाजरीन, ये जो जजेस खत केस है ये अपनी नौयत के लिहाज से एक अहम तरीन केस भी है, बड़ा क्रिटिकल है और मुझे लगता है कि ये ओवरऑल जुडिशरी की जो तारीख है, जो हिस्ट्री है तमाम ममालिक में, उस लिहाज से भी बड़ा एक दिलचस्प और अहम केस है। अदलिया की आज़ादी और साख के साथ साथ बराह रास्त इसका ताल्लुक है, उससे जुड़ा है। इस केस की समाअत अब 7 मई तक मुलतवी की गई है, लेकिन सवाल यहाँ पर मौजूद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का केस, जिसे मौजूदा सियासी तनाजुर में भी गैर मामूली कहा जा सकता है, अदालती तारीख के लिहाज से भी, अगर इसमें मुदाखलत साबित होती है तो इसका रास्ता कैसे बंद होगा, जजेस कैसे ये कर सकते हैं। दूसरी जानिब हम अगर सियासी सतह पे बात करें तो सियासी सतह पे भी कुछ मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, कुछ तहरीक इंसाफ को डील मिलने की बातें हैं, कुछ मिस कॉल्स की बातें हैं और मिस कॉल्स आंसर होने या ना होने की भी बातें हैं। इस पर भी हमने बात करनी है। हमारे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार हमारे साथ हैं। इनसे हम ज़रा बात करते हैं और इनका तज्ज़िया लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है वो कहते हैं ना, कभी बॉल एक कोर्ट में जा रही है कभी दूसरे कोर्ट में, इस वक्त कोर्ट के कोर्ट में है बॉल, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच। आपका गुड मॉर्निंग। आपका भी कैसी देख रही हैं आप, कैसे देख रहे हैं ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बन रही है? ख़ास तौर पे पहले मैं ज़रा अदालत के हवाले से बात कर लेता हूँ। सिर्फ पाकिस्तान की अदालती तारीख में नहीं बल्कि ओवरऑल अदालती तारीख के अंदर एक बड़ा दिलचस्प केस है ये। मुझे लगता है ऐसी मिसालें बहुत कम हुई होंगी। अब किस जानिब जाता देखते हैं ये मामला? इमरान साहब, अगर आप हमारी अदालती तारीख को देखें तो ये पहला मौका है कि अदालत के अंदर से जजेस बोल रहे हैं और जजेस सवालात उठा रहे हैं, अदालती खुद मुख्तारी के हवाले से, अदालती मुदाखलत के हवाले से, अदालती दबाव के हवाले से, इंटरनल दबाव भी, एक्सटर्नल दबाव भी। ये बड़ा संगीन मसला है। इससे पहले कभी जजेस ने बराह रास्त खत नहीं लिखे थे, याद रखिएगा। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ अदालती निज़ाम में सब अच्छा नहीं है और जो अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है वो सिर्फ अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और सब लोगों को भी गुमराह कर रहा है। अभी ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने लिखा है कि जी अगर हम अपने इंटरनल दबाव से बाहर निकलते हैं तो फिर हमें एक्सटर्नल तरीके से दहशतगर्द जो है वो हम पे दबाव डालते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपने फलां के हक में फैसला ना दिया और फलां फैसला ना किया तो हम आपको निशाना बना सकते हैं। और इसलिए एक सेशन जैसा अगवा भी हुए। जी, ये मैं कह रहा हूं। तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि इस केस ने बुनियादी तौर पर ये डिटरमिन करना है कि हमारी अदालती खुद मुख्तारी जो है वो कहाँ खड़ी है। अगर आप एक कंप्रोमाइज किस्म का मट्टी पाव वाला जो मामला है उसको डालेंगे, मुस्तकबिल के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट डिटरमिन करना चाहते हैं, उससे निकलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आप कुछ नहीं करना चाहते। देखिए, अब लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, सब अगर जजेस के अंदर से ये बातें निकल कर आ रही हैं तो इसके ऊपर फिर सीरियस तरीके से एक डिस्कशन होना चाहिए और आप इससे बिला खौफ खतर के कहां से दबाव आ रहा है, आप बुनियादी असूल तय कर लें। देखिए ना, इस लड़ाई का मतलब ये तो नहीं ना किसी ने कोई बंदूक उठानी है, लेकिन एक असूल तो तय करना पड़ेगा। सवाल ये है कि हमें पता है कि कहीं ना कहीं इनके ताने बाने कहां जाके मिलते हैं, और जजेस को भी पता है। तो क्या उसके बावजूद क्या पाकिस्तान की जुडिशरी ये प्रेशर सस्टेन कर सकती है? हमारे पास बड़ी कुछ अगली एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कि जब किसी ने उस पावर सेक्टर की जानिब इशारा किया है तो फिर उसका क्या हाल हुआ? लेकिन आपको याद होगा जैसे इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी बहुत प्रेशर था ना जी, लेकिन उस वक्त आपने अपनी बात मनवाई थी ना। क्यों? मीडिया आपके साथ जुड़ गया था, सिविल सोसाइटी आपके साथ जुड़ गई थी, पॉलिटिकल पार्टियां आपके साथ जुड़ गई थी, इंटरनल एनवायरनमेंट आपके साथ था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके साथ था। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है सब लोग आइसोलेटेड तो नहीं दे सोच रहे ना, मीडिया के अंदर से गुफ्तगू हो रही है,
आपके यहाँ जर्नलिस्ट का ग्रुप बन रहा है, जर्नलिस्ट उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी उसके ऊपर बोल रही है। अभी ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर के अंदर, 2 दिन जो है मुख्तलिफ जजेस ने और वकला ने जो गुफ्तगू की है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। इशू तो मौजूद है, अब आप इस इशू को दबाना चाहते हैं तो फिर उससे मसला हल नहीं होगा, वो और किसी शक्ल में निकल के आएगा। ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुफ्तगू की है, जो जस्टिस अतर बिनुल्लाह गुफ्तगू कर रहे हैं, आप इसको ऐसे आसानी से रूल आउट ना करें। यानी आपको कहीं ना कहीं चीजों को अकाउंटेबल करना है। इसका तरीकाकार क्या है? जितने भी इंस्टीट्यूशन है सबको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है, सबको रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलना है। अगर हम एक दूसरे के कामों में मुदाखलत करेंगे, सियासत अदालती मामलात में मुदाखलत करे, अदालत सियासत के मामलात में मुदाखलत करे, एस्टैब्लिशमेंट इधर के मामलात में मुदाखलत करे, ब्यूरोक्रेसी उसके मामले में मुदाखलत करे, फिर ये सिस्टम नहीं चल सकता। तो अगर सब अपने अपने दायरा कार के अंदर रह के काम करने की ख्वाहिश को अपने ऊपर बालादस्त कर ले तो ये मसला हल हो सकता है। ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स उसी को बुनियादी तौर पर हमें डिटरमिन करना है। ठीक है। अच्छा सलमान अभी साहब, तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात चल रही है, ताने भी मिल रहे हैं कि जी पीटीआई जो है वो मिस कॉल्स दे रही है लेकिन आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसी दौरान जो बानी पीटीआई है उन्होंने भी कुछ नाम बता दिए हैं सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू होनी है तो अली अमीन साहब हैं, उमर अयूब, शबली फराज, इनके अलावा किसी को इख्तियार नहीं है। जिस तरह से अब ये तासुर दिया जा रहा है सिस्टम के बारे में कि तहरीक इंसाफ जो मांग रही है वो कोई भी सियासी जमात नहीं दे सकती, लेकिन अब बड़ी पार्टी का गैर सियासी ताकतों से जो मुज़ाकरात हैं शायद उनके लिए तो आसानियां पैदा कर देंगी, लेकिन आपको लगता नहीं है कि सिस्टम भी खोखला होगा इससे? देखिए हिना, पहली बात तो ये कि मिस कॉल एक तरफ से नहीं आ रही, मिस कॉल दूसरी तरफ से भी आ रही है। अच्छा। एस्टैब्लिशमेंट भी इसके ऊपर बहुत दबाव है कि मैं बताता हूँ, दोनों कॉल कर रहे हैं, दोनों की कंडीशन सख्त है ना, दोनों अपने ऊपर बालादस्त करना चाहते हैं। जैसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, वो कनेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहा। मसलन आप इमरान खान साहब को देखिए ना, आप इमरान खान साहब को ये कह रहे हैं कि 2 साल तक खामोशी इख्तियार कर लें। वो क्यों खामोशी इख्तियार करें? उन्होंने 1 साल की ये जो जेल भुगत रहे हैं वो इसलिए की है कि 2 साल खामोश होकर बैठ जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि आप इस हुकूमत को तस्लीम कर लें, 47 वाले फॉर्म को, वो क्यों तस्लीम करें? वो तो नहीं तक करना चाहते। तो इसलिए कंडीशनल डायलॉग हो रहे हैं, यानी डायलॉग की बात हो रही है। आप इमरान खान साहब को ऑप्शन दे रहे हैं कि 1 2 3 4 5 आप बात मान लें तो आपसे बात हो सकती है। इमरान खान साहब कहते हैं मैं ऐसे नहीं करूंगा। इमरान खान साहब जो कंडीशन लगाते हैं वो भी बड़ी सख्त है। वो कहते हैं उठा के इस हुकूमत को चलता करें, नए इंतखाबात का ऐलान करें, तो कैसे बात आगे चलेगी? जहां तक रही हुकूमत की बात, हुकूमत के पल्ले क्या है मुझे बताइए। देखिए ताकत का मरकज इस वक्त, लड़ाई इस वक्त 3 फरीक है, इमरान खान है, एस्टैब्लिशमेंट है और चीफ जस्टिस है। ये पावर है ना, जो पावर के दरमियान अब सबको पता है कि ताकत का असल मरकज कहां है। अब देखिए ना, जो हुकूमत है वो तो खुद कह रही है हमारे हाथ पैर बंधे हुए, मफलूज बने हुए वजीर दाखिला की हुकूमत है, वजीर आजम की हुकूमत तो नहीं है। ठीक है ना? तो जब आप इस किस्म की हुकूमती मॉडल के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर बेबसी का इजहार कर रहे हैं, खुद वजीर दाखिला जो साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जिनको कल आपने एडवाइजर बनाया कर रहे हैं, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी, हुकूमत भी तो फिर उसी का हिस्सा है ना। हुकूमत भी एस्टैब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर है, सर उसी के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट पावर। हाँ, लेकिन सवाल ये है क्या हुकूमत अपनी मर्जी से इमरान खान को रिलीफ दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती। नहीं दे सकती, वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने देना है ना। तो इसलिए जहां अगर इमरान खान कह रहे हैं कि मैं डायलॉग एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा, इसलिए कि हुकूमत, अब हुकूमत के पास अगर डायलॉग के लिए कोई मॉडल है, हुकूमत तो वो अनाउंस करे, वो क्या मॉडल रिलीफ नहीं दे सकती जैसी सर, वो कैसे करेगी? इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप अगला आप इलेक्शन खत्म, हुकूमत खत्म करें, नए इंतखाबात करवाएं, हुकूमत क्यों मानेगी? तो मुझे ये लगता है अभी ये जनरल नईम लोधी साहब है हमारे, उन्होंने जो फार्मूला दिया है 2 साल इमरान खान खामोशी इख्तियार करें, कोई जलसा ना करें, कोई जुलूस ना करें, कोई कुछ ना करें, भाई आप कर्फ्यू लगा दें। अगर आपने इस तरह के डायलॉग करने, ऐसे डायलॉग नहीं होते। फिर डायलॉग के लिए आपको एक सीबीएम करना पड़ता है, एक ऐसे मैयर लेने पड़ते हैं, इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। अभी आप देखिए सनम जावेद का जो केस है, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून है जिसको इतना ज्यादा रिमांड के अंदर रखा हुआ आपने। यानी हर वक्त आप उसके ऊपर कोई मुकदमा, फिर आप उसको सरगोदा ले जाते हैं। आप जिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात आप कर रहे हैं वो फिर क्या हो दोनों तरफ से? बीइंग जर्नलिस्ट आपको क्या समझ आता है कि इमरान खान के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कहां पे और एस्टैब्लिशमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कहां पे, और दोनों के लिए विन विन सूरत हाल हो? देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, दोनों को एक बात समझनी चाहिए कि आइडियलाइजेशन के अंदर बैठ के डायलॉग नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने पिछले 8 साल में तो ये बात नहीं समझी। अगर नहीं समझी है, अगर नहीं समझी है तो उन्होंने उसकी प्राइस भी पे की है जी। जो उन्होंने केपीके की हुकूमत तोड़ी, पंजाब की हुकूमत तोड़ी, असम्बलियों से इस्तीफे दिए, तो उसकी प्राइस पे की। जरा शौकत यूसुफ से, जी जी बिल्कुल, उनसे भी जरा उनकी ओपिनियन लेते हैं। यूसुफ, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है?
जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, बड़े अरसे बाद बात हो रही है, उम्मीद है आप ठीक है। अच्छा, ये आपके आने से पहले हम जरा तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे। तो सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये कहना है, और यकीनी तौर पर सभी जो अजान इस मामले में सोच रहे हैं कि मामला ठीक हो, मामला सही जाने जाए, वो ये सोच रहे हैं कि अगर दोनों तरफ से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो, TORs डिफाइंड हो, रिफाइंड हो, तो मामला बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। क्या अभी तक आपकी पार्टी की या लीडरशिप की यही अप्रोच है कि हुकूमत को चलता किया जाए, नया इंतखाब हो, उसके बाद बात हो सकती है? कहीं ना कहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट है जिसके बाद सूरत हाल बेहतर हो, आपके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर हो? देखिए, बात यह है कि हमने तो शुरू से हमारी जो पॉलिसी रही है, जो हमारे साथ ज्यादती हुई, तो ज्यादती के बाद हम कहता कि पीपल्स पार्टी एमपीओ के साथ हमारे किसी किस्म के बातचीत नहीं होगी, और ना इनके साथ कोई मुज़ाकरात होंगे, ना ही इनकी हुकूमत को हम बर्दाश्त करेंगे। तो अब हम अगर मुज़ाकरात करें तो किस उसको एजेंडे के ऊपर करें? हम तो इनको मानते ही नहीं है। तो इसलिए हमारा जो मौक़िफ़ है वो इसलिए जरा सख्त लगता है। लेकिन अगर आप ये जमहूरियत की बात करते हैं और ये मईशत को बेहतर करने की बात करते हैं, तो पहले जमहूरियत का इब्तदाई पहाड़ा तो ठीक करे ना। इन्होंने जाली मैंडेट लेकर हुकूमत बनाई है, और हमें ऊपर से कहते हैं 2018 में ये एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आए थे। अच्छा चलो हम आए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही तो हम बाहर गए ना। उसके बाद तो हमने हाथ नहीं लगाया एस्टेब्लिशमेंट। आज जो 2024 के इलेक्शन हुए, तो क्या हमने एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं लड़ाई? तो इस तारीख को देखते हुए कतई कलामी की माजरत, ये तारीख आपकी भी है जो आपके साथ भी हुई। 2018 में आप लेट्स से उनके जरिए आए और फिर उनके जरिए गए। इसी तरह 2013 में या 99 में नून लीग के साथ, या फिर उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ भी ये मसाइल होते रहे। तो आप सब कहीं ना कहीं मुतासिर कुनंदगान हैं इस सारे प्रोसेस से, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है, और फिर इसका किसी ना किसी पार्टी को नुकसान होता है, जिस वक्त आपको हो रहा है। बेहतर नहीं है पॉलिटिकल फोर्सेस को एंगेज करके वंस फॉर ऑल इस मामले को सेटल किया जाए, रादर दिन फिर आप मिस कॉल्स का इंतजार करें एस्टेब्लिशमेंट की? देखिए, जो जमातें हमारे साथ मिली हुई है ना, वो हमारे एजेंडे के ऊपर हैं। हम बिल्कुल उनके साथ मिलकर स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जो जमातें 4 बारियां लेने के बाद अब 5वीं बारी फिर एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर कर रही हैं, तो उनसे आप क्या तवक्को करते हैं? पीपल्स पार्टी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो जमहूरियत की बात तो करती है, लेकिन बलूचिस्तान में खरीद फरोख्त करके उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। ये किसको नहीं पता है कि उन्होंने सेनेटर कितने खरीदे, उन्होंने क्या किया? मतलब इस तरह की जमहूरियत तो मजबूत नहीं होती। आप मैंडेट चोरी करके आप आराम से, अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने मैंडेट चोरी नहीं किया है, तो जिन्होंने चोरी किया उनके साथ मिलकर वो हुकूमत बना रहे हैं, तो ये कौन सी जमहूरियत है? इसका मतलब है कि ये लोग जो है बारियां जो लेते थे नंबर पे, और आज इकट्ठे होकर मुल्क को खा रहे हैं, तो इनकी वजह से तो मईशत तबाह हुई, इनकी वजह से मुल्क तबाह हुआ। इमरान खान की सारी स्ट्रगल ये थी कि मैं मुल्क को उठाऊं, आवाम के लिए रिलीफ दूं, आवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करूं। तो इनके साथ मिलकर हम कौन सा हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते? तो शौकत यूसुफ ज़ई साहब, अगर नहीं बात बन पाती है, जिस तरह से अभी हुकूमत जो है वो तो टॉन्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि डील है, और मिस कॉल्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है। अगर बर्फ नहीं पिघलती है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात नहीं बेहतर होते, आगे का क्या लाहेमल होगा? क्या बिल्कुल ही ये प्लान कर लिया गया है कि सियासी जमातों के साथ नहीं बैठना है? नहीं, देखिए, इस तरह नहीं है कि सियासी जमातों के साथ नहीं बैठना। क्या हमारे साथ जो 6-7 जमातें मिलकर इत्तेहाद बना, क्या वो सियासी जमातें नहीं है? जमात इस्लामी आपको सियासी जमात नहीं लग रही है? GDA है, महमूद खाना चकजई के, हर एक अपने सूबे में अहमियत है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते। हमने ये कहा है कि हम इन चोरों के साथ बात नहीं करना चाहते। ये मौक़िफ़ इमरान खान का इसलिए है कि वो ये समझते हैं कि इन्होंने मुल्क को तबाह किया। ये सारे आवाम को धोखा दे रहे हैं कि जी हम बड़े जमहूरियत पसंद लोग हैं, बड़े, लेकिन जब भी इलेक्शन आता है ये लोग जो है ना वो इलेक्शन में धांधली करा के अपने सीटें लेते हैं इस तरह। तो इनके साथ मिलकर मुल्क को फायदा नहीं होगा। हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि देखिए, एस्टेब्लिशमेंट तो एक हकीकत है, ये तो इससे तो इनकार नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और फिर ये कि एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी नहीं होगी, इसको तो अभी कोई फैसला हुआ ही नहीं है। ये जो शोशा छोड़ा, ये भी तो गवर्नमेंट ने छोड़ा। अच्छा, नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर एक सवाल ये भी है कि अगर इन पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करके जमहूरियत को सर्व नहीं किया जाएगा, तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करके कौन सी जमहूरियत सर्व होगी? यूसुफ साहब, नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमने कहाँ मुज़ाकरात की बात की है? कौन सा हमने पत्ता फेंका है कि जाए हमारे साथ मुज़ाकरात करें? ये शोशा छोड़ा है गवर्नमेंट ने, और इसलिए छोड़ा है कि इस वक्त हमारी तहरीक जो है वो इंशाअल्लाह ताला चलेगी। मौलाना फजल रहमान साहब की भी तहरीक चल रही है, वो फूट डालना चाहते हैं, ये मुज़ाकरात की बात करके फूट डालना चाहते हैं। इनका कोई
और एजेंडा है नहीं, ये हमसे क्या मुज़ाकरात करें? क्या ये हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार है? क्या ये हमें मैंडेट वापस देने के लिए तैयार है? इसके बगैर तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे। ठीक है। इमरान खान ने तो कहा है कि मैं 9 महीने तो गुजर गए, 9 साल भी गुजर जाए तो मैं किसी से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। चलें, तो ये क्या ये कह रहे हैं जी, डील चाहते हैं, ये एनआरओ चाहते हैं, ये जो है ना ये बिल्कुल वो मजाक वाली बात है और अपना जो है ना वो मकसद सर्व करना चाहते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। आजकल मीडिया का दौर है, आवाम को पता है कि क्या करते हैं। और पीटीआई आप कह रहे हैं कोई डील नहीं करेगी चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट से ही हो? देखिए, डील का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाकी देखिए, अगर मुज़ाकरात तो होगी तो फिर तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही। ठीक है, शौकत, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। शौकत यूसुफज़ई, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, अपना मौक़िफ़ दे रहे। सलमान आबिद साहब, अगर हम इस सारे कॉन्टेक्स्ट में मौलाना फजलुर रहमान साहब के मिलियन मार्च का जिक्र भी कर लें तो क्यों जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऐसी सियासी जमात है जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री रखती है ऑलरेडी, जब वो भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार है किसी ना किसी तरीके से अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर, तो मौलाना साहब क्यों सड़कों पर आना चाहते हैं? और क्या उन्हें भी यही लगता है कि जो अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद पर कब्जे जैसे जो बयानात हैं उनसे ही मुतालबात मनवाए जा सकते हैं? देखिए, अभी आपने जो शौकत यूसुफज़ई साहब की गुफ्तगू सुनी है उससे तो बज़ाहिर यही लगता है ना कि एक डेडलॉक है। जो वो शराइत बता रहे हैं वो इतना आसान नहीं है हुकूमत के लिए मानने के लिए, इवन इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इसलिए डेडलॉक रहेगा, ये फौरी तौर पर ख़त्म होने वाला नहीं है। एक बात, फजलुर रहमान ने जो कौमी असम्बली में तकरीर की है वो बड़ी जानदार और बड़ी जोरदार तकरीर है। उन्होंने तो बाकायदा मशवरा दिया है कि आप हुकूमत छोड़ दें और जिसका मैंडेट है उसको वापस कर दें। तो इसका मतलब है कि दो तरह की एक अपोजिशन हमें नजर आ रही है। एक अपोजिशन वो है जो उसमें पीटीआई है और पीटीआई के साथ महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर मैंगल वगैरह और बाकी लोग, जमात इस्लामी शायद हो सकती है, और दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब है। क्योंकि फजलुर रहमान का और इमरान खान का आपस में इत्तेहाद शायद मुमकिन ना हो, लेकिन दोनों अपना अपना वजन रखते हैं। अब सिर्फ सवाल ये है कि इनको डील कैसे करना है। यानी अगर आप इनको ताकत के जरिए डील करना चाहेंगे जैसे आपने इमरान खान को डील किया हुआ है तो नतीजा आप अभी तक भुगत रहे हैं। अब अगर आप फजलुर रहमान साहब के बारे में भी यही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो फिर आपको एक और नई मुसीबत एक सर पे पड़ेगी। तो इसलिए बुनियादी तौर पर तो एस्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत को दो स्टेप पीछे हटना है और एक डायलॉग का रास्ता निकालना है, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ। एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, सीबीएम करें, जो लोग गिरफ्तार शुदगान हैं उनको निकालें बाहर, जमानतें उनकी हों, और ये जो 9 मई वाला मामला है उस पर पीटीआई कह चुकी है कि एक अदालती कमीशन बना दे ताकि इन्वेस्टिगेट हो जाए। तो अब एक चीज को आगे निकालना है अगर आपने लेके जाना, और इसी तरह पीटीआई को भी एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। मसलन मैं इस बात का हामी हूं कि वो चाहे सियासी हुकूमत के पास इख्तियारात है या नहीं है, आप उनको एक्सपोज करें, आप उनके साथ डायलॉग करें और कहें कि हमारी ये 4 कंडीशंस है, हुकूमत इसके ऊपर आए और इनके ऊपर हम बात करने के लिए तैयार है। तो रास्ता सियासी जमातों के जरिए निकलेगा, बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं निकलेगा। अच्छा, अब आखिर में ये कि आप अगर आपस में दोनों फ्रीकैन की बात हो तो फिर तो लगता है कि दोनों फ्रीकैन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। अभी तक तो नहीं पहुंचे। बीच में सालिसी कोई कर सकता है? सालसी देखे ना आप, जनरल नईम लोधी साहब ने कहा ना कि मैं सालसी कर रहा हूं, और कुछ साबिक वज़रा और कुछ मौजूदा वज़रा हैं, कुछ और लोग हैं सियासी और गैर सियासी लोग। इससे पहले भी कुछ लोगों ने इसमें रोल प्ले करने की कोशिश की है। बरतानिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। सालसी तो है, लेकिन जिन लोगों के हाथ में इख्तियार है, फाइनल फैसला है, वो इमरान खान साहब हो सकते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, उनको भी तो कोई अपने अंदर कोई लचक पैदा करे ना। वरना सालसी क्या होगा, मैं आप सालसी कराने की कोशिश करता हूं, आप दोनों बैठना ही नहीं चाहते तो मैं कितनी सालसी कर लूंगा। तो सालसी के लिए फिर आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उधर से भी कुछ सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं, तो कहीं दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा जो सबके लिए काबिल कबूल होगा, तभी ये निजाम आगे चल सकेगा ना, अदरवाइज तो ये डेडलॉक बरकरार रहेगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप वक्त निकाल के आए और आपने इस अहम मौजू पे अपना तजिया हमारे सामने रखा। जी, आबिद साहब को आपने सुना और इसके साथ साथ हमने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आप तक पहुंचाया। डेडलॉक इज देयर, हम बात करते रहेंगे जब तक सूरत हाल मुबहिम रहती है, तब भी उसके बाद भी इनफैक्ट हमारा तो काम है आप तक अपडेट्स पहुंचाना। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, वी हैव एन इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग एफबीआर है ना। जी हाँ, एक्शन लिया है एफबीआर ने बहुत बड़ा नॉन फाइलर्स के खिलाफ, जिनकी 5,06,000 से ज्यादा सिम्स जो हैं जनाब वो ब्लॉक कर दी गई हैं। जिनकी सिम्स ब्लॉक की गई हैं वो काबिल टैक्स आमदनी रखते हैं, लेकिन उन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया है। सिमें ब्लॉक करने वाले अफराद के जो नामों की डिटेल्स हैं वो भी जारी कर दी गई हैं। मैंने फौरन अपना मोबाइल देखा कि मेरे सिग्नल्स आ रहे हैं या मेरी भी ब्लॉक कर दी गई है। आप एक जिम्मेदार हैं। रवा माली साल में एफबीआर को 48 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू शॉर्टफॉल का इंकिशाफ हुआ है। इस वक्त ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, एफबीआर ने 700 अरब रुपए के जो हदफ है, इसके मुकाबले में 23 अप्रैल तक तकरीबन 656.2 अरब रुपए की अबूरी टैक्स नेट वसूलियां की हैं, जो कि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में
37% ज़्यादा हैं, जबकि अप्रैल के अंदर हम अगर 42.2 बिलियंस की बात करें तो उसके रिफंड्स भी दिए गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, एफबीआई रिफंड्स देना शुरू हो गया, वरना इसमें बड़ी डंडी मारते थे। खैर, रवां माली साल के दौरान जुलाई से अप्रैल 2023-24 यहाँ पे 7,367.8 अरब रुपए की खालिस वसूलियाँ की गई हैं और रवां माली साल के पहले 10 माह के दौरान जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये 31% रही है। सो इट्स अ गुड रेवेन्यू ग्रोथ इफ़ यू सी ओवरऑल। लेकिन फिर भी वो महकमे अभी तक इससे एग्जेम्प्टेड हैं जिनके ऊपर ये टैक्स लगना है और जहाँ से एक्चुअली एक प्लस मिलना है एफपीआर को। इस पर हम बहरहाल बात करते रहेंगे। आप जरा अपनी सिम चेक कर लीजिए, ब्लॉक हुई है तो जाके टैक्स दीजिए, खुल जाएगी। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तानी विमेन टीम की होम ग्राउंड पर नाक़िस कारकर्दगी की। जनाब, 5 मैचेस की सीरीज़ जो है वो तीसरे T20 मैच में पाकिस्तानी विमेंस को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से शिकस्त हुई है और 3-0 की फैसला कुन बर्तरी वेस्ट इंडीज़ की टीम ने हासिल कर लिया है। नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान विमेंस की कप्तान निदा डार ने टॉस जीतकर मेहमान टीम को बैटिंग की दावत दी। अभी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही इस शिकस्त का जिक्र भी किया था, इस पर हम अफसरदा भी हैं किसी हद तक, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान विमेन टीम है उनके लिए भी कुछ कोशिशें, कुछ एफर्ट्स की जाएं पीसीबी की जानिब से, ताकि वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकें। वी आर मोर देन 50% ही, हम खवातीन की अगर बात करें मोर देन 51-52% हमारी खवातीन हैं, मोर देन 52% इन पाकिस्तान, तो वो बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं। आई डोंट नो कि जो ग्रास रूट टैलेंट है वो इतना अच्छा क्यों सामने नहीं आ रहा। वैसे यहाँ पे 3 तब्दीलियाँ की गई थी इस मैच के अंदर। डायना बेग थी, निश्रा सिंधु थी और गुले फिरोज, ये इनकी जगह फातिमा, सना, नतालिया परवेज और रामीन शमीम को टीम में शामिल किया गया था। वेस्ट इंडियन टीम 133 रन बनाए थे उन्होंने। दैट वाज़न्ट अ वेरी बिग टारगेट। 120 गेंदों के ऊपर पाकिस्तान की टीम नहीं चेस कर सकी। क्यों, इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। और आज हमने स्पेशली आपके लिए एक फीमेल कमेंटेटर को रिक्वेस्ट की कि वो हमारे साथ आएँ। हमारी बड़ी पुरानी साथी दोस्त हैं, हमने इनके बहुत सारे स्पोर्ट्स शोज़ किए हैं, लेकिन आज हमारे साथ लीना मोइन मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हमें सुबह खैर भी कहते हैं। लीना, गुड मॉर्निंग। और ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मौजूदा मायूस कुन कारकर्दगी है हमारी टीम की, इसकी वजह आपको क्या लगती है? हमारा होम ग्राउंड, होम क्राउड, इसके बावजूद हमारी खवातीन परफॉर्म नहीं कर पाई। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग इमरान, आपको भी और हिना आपको भी। देखें, इसकी कोई एक ऐसी बात नहीं कि मैं एक चीज पे हाथ रख दूं और कोई ये वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो मुझे इस वक्त लगती है विमेंस टीम की और इवन मेंस टीम की, जो नाकिस कारकर्दगी आप बात करें जिसकी, वो बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं। आप देखें, हर थोड़े दिन बाद क्रिकेट बोर्ड बदल जाता है। जब क्रिकेट बोर्ड बदलता है, मैनेजमेंट बदलती है, तो चाहे मर्दों की टीम है, औरतों की, उसको एक अलग फर्क मैसेज जाता है पहली वाली मैनेजमेंट से। तो एक तो ये रीजन है कि हर वक्त मैनेजमेंट बदलती है। जब साथ मैनेजमेंट बदलती है तो उनका थॉट प्रोसेस और उनकी एक गोल्स और उनका एक तरीका कार काम करने का वो भी बदलता है। अब जैसे आप देखें कि ये जो मैनेजमेंट आई है नकवी साहब की, ये जो चेयरमैन है नकवी साहब, इन्होंने आते ही 2 खामा में सिलेक्टर्स ऐड कर दिए, एक तो असद शफीक और एक अब्दुल रज़ाक। अब असद शफीक तो एक बहुत ही क्वाइट अच्छे से हैं आदमी और औरतें उनके साथ कंफर्टेबल भी हो सकती हैं काम करने में, लेकिन रज़ाक जो है उन्होंने हाल ही में वो औरतों के खिलाफ बयान देते रहते, तो कैसे कोई औरतें उनके साथ कंफर्टेबल होंगी? और दूसरी, इसको करने की कोई वजह भी नहीं थी। अस्माविया और मरीना दोनों बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में साउथ अफ्रीका को हराया था पाकिस्तान में, उसके बाद न्यूजीलैंड जाके न्यूजीलैंड को हराया। तो एक बुरी सीरीज अभी हुई भी नहीं थी कि पहले से 2-3 लोग ऐड कर दिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये करना चाहिए था। वो दोनों खवातीन अस्माविया और मरीना अच्छा काम करी, उनको करने देना चाहिए था। अगर आपको कुछ ऐड ही करना है तो आप इंटरनेशनल कोचेस ऐड करें, कोई मेंटोर ऐड करें। तो एक तो ये वजह है कि हर वक्त ये जो अदल बदल होता है उससे भी टीम्स को फर्क पड़ता है। दूसरा, आपकी पर्सनल परफॉर्मेंसेस होती हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। पाकिस्तान के पास, विमेंस टीम के पास कोई प्रॉपर पावर हिटर नहीं है। चाहते तो ग्रूम कर सकते थे पावर हिटर्स को, वो भी नहीं किया। फिर हमारी कोई जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज नहीं नजर आई, रिटायरमेंट्स आ रही हैं, तो बहुत सी कंफ्यूजन नजर आ रही है इस वक्त, जिसकी जो एक वजह है कम से कम हारने की। कंफ्यूजन आ रही है और एक वजह समझती हैं। लीना, क्या लगता है कि इस स्पेसिफिकली जो ये सीरीज है, इसमें हमारी क्या क्या खामियां रही हैं और किन किन चीजों पर काम किया जा सकता था आपके ख्याल में, और उन पर काबू पाकर हम बेहतरी ला सकते थे?
ओवर्स क्रिकेट है, ठीक है। तो इसमें एक जो बड़ा एस्पेक्ट है वो पावर हिटिंग का है। अगर आप कोई पावर हिटिंग कोच लाएं, जैसे कि अगर रजाक को लगाना है तो मेरे ख्याल में मर्दों की टीम के साथ उनको पावर हिटिंग कोच लगाना चाहिए। इसी तरह अगर औरतों के लिए आप लांस क्लूजनर ले आए या बाहर से कोई पावर हिटिंग कोच लाएं के तो वो अच्छा होगा। दूसरा, फील्डिंग कोच की भी हमें जरूरत है। कैचेस भी बड़े ड्रॉप हुए, रन्स उस तेजी से नहीं बने। हमारे पास जो 2 हिटर्स मुझे नजर आती हैं पावर हिटर्स, उसमें एक निदा डार हो सकती है, एक आलिया रियाज हो सकती है। तो आलिया रियाज और निदा डार को दोनों को कोई अगर पावर हिटिंग कोच मेंटोर करेगा, उनके साथ प्रैक्टिस कराएगा, उनको और पावर हिटिंग बेहतर करेगा, तो ये 2 लड़कियां हैं जो पावर हिटिंग कर सकती हैं। पावर हिटिंग बेहतर होगी तो स्कोर भी बेहतर होगा, चौके छक्के ज्यादा लगेंगे। कैचिंग बेहतर होगी तो आप अपने स्कोर्स को डिफेंड कर सकते हैं। ये 2 एरियाज हैं जहां पर मुझे ऑब्वियस मुश्किलात नजर आ रही हैं पाकिस्तान। और दूसरा, ये समझ बूझ से फैसले करने चाहिए। ऐसे ही बैठ के दफ्तर जाके 2 सेकंड में फैसले करने से कुछ नहीं हो जाता। जब आप इतने सारे काम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं, इधर क्रिकेट बोर्ड में भी काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके फैसले इतने क्लैरिटी पे नहीं मबनी होंगे। उसमें जरूर आपको मडल्ड इमरान और हिना नजर आएगी एक थिंकिंग। तो ये बहुत सी बातें हैं छोटी छोटी जो मैंने आपको बताई, बेहतर कर किए जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री सम यू। ये जो हमारा विमेन क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं क्योंकि ज़्यादा हमारा फोकस मेल टीम रहती है, मेन टीम रहती है। आप क्या बीइंग कमेंटेटर, बीइंग एक्सपर्ट इससे मुतमईन है लीना? और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यू थिंक दे कैन हेल्प, बेहतर कर सकती हैं इस विमेन क्रिकेट स्ट्रक्चर को हमारे अंदर? हाँ देखिए, स्ट्रक्चर तो क्या, आप इसको जरा डिटेल से या तो अपने सवाल को बयान करें कि स्ट्रक्चर क्या, टीम का स्ट्रक्चर के 5 बैट्समैन और 5 बॉलर, एक ऑलराउंडर, या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं, या टीम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, या कप्तानी। ये तो बहुत बड़ा वास्ट सवाल है और थोड़ी बेहतरी ला सकते हैं। अच्छे कोचेज अपॉइंट कर सकते हैं, वर्ल्ड क्लास कोचेस, जैसे अभी मर्दों की टीम के साथ अपॉइंट किए गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन, तो इस तरह कर सकते हैं। फील्डिंग कोच इनके साथ, पावर हिटिंग की मैंने बात की, मैंने तो बंदे का भी नाम ले लिया। मैं कमेंट्री कर रही हूँ उनके साथ कई 2-3 साल से, तो उसमें भी मैंने लांस क्लूजनर का बड़ी दफा नाम लिया है। आप गिब्स ले आए, आप कोई भी इस तरह का फॉरेन हिटिंग पावर कोच ले आए। गिब्स तो वो दोनों पावर हिटिंग भी करा सकते हैं, फील्डिंग भी करा सकते हैं, जबरदस्त फील्डर भी थे। तो बहुत से ऐसे आपको साउथ अफ्रीकन मिल जाएंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे पाकिस्तान विमेंस की टीम को कोच करने के लिए, प्रोवाइडेड उनको अच्छे पैसे दिए जाएं, उनको एक अच्छा फ्रेमवर्क दिया जाए और एक उनको अथॉरिटी दी जाए कि बार बार उनके कामों में दखल अंदाजी नहीं होगी। मतलब एक पॉलिटिशियन या एक जर्नलिस्ट क्रिकेट टीम की मामलात में बार बार दखल अंदाजी करे तो फिर तो मामलात चाहे मर्दों के भी और औरतों के वो सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा लीना, अगर हम देखें तो जो हमारे बाकी क्रिकेटर्स हैं वो ग्रास रूट लेवल से आते हैं, वो भी मतलब ज़्यादातर टैलेंट हंट प्रोग्राम्स के ज़रिए। दूसरी जानिब अगर हम ख़वातीन की बात करें तो कोई ऐसा प्रोग्राम भी नज़र नहीं आता है, कोई ऐसी लीग भी नहीं है। क्या ऐसा कोई प्रोग्राम नया और बेहतर टैलेंट लाने में आपके ख्याल में मददगार साबित हो सकता है? उन्होंने डोमेस्टिक भी शुरू किया है खवातीन का, और इस तरह मैचेस भी, T20 भी इनका ऑर्गेनाइज किया था थोड़े दिन पहले। तो यकीनन इसको अगर रेगुलरली किया जाए, डोमेस्टिक को भी, T20 को भी, वनडे टूर्नामेंट, एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो इनका जो 4 दिन का हो। 4 दिन की क्रिकेट चाहे मर्द खेलें या औरत खेलें, जब बेहतरी फिर उनकी हर फॉर्मेट में आती है। तो 4 दिन का एक तो इनका टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाए, फिर एक T20 का किया जाए, एक वनडे का किया जाए, और डोमेस्टिक वो 4 दिन जो मैं कह रही हूँ वो डोमेस्टिक हो, जैसे कायदे आजम ट्रॉफी है, तो उस तरह का उस लाइंस पे ऑर्गेनाइज किया जाए परमानेंट लेवल पे। ये नहीं कि आज 1 साल कर लिया 2 साल भूल गए, तो रेगुलरिटी लाई जाए इन चीज़ों में इमरान, तो फिर ये अब आपकी जो चीज़ है अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये मेरा तो बस यही बात है कि जो भी चीज करें रेगुलर उस पे करें और 4 दिन की क्रिकेट इनको खिलाएं, ताकि इनकी हर जो है लंबी क्रिकेट खेलेंगे तो छोटी क्रिकेट में खुद ही बेहतरी आएगी। बड़े बड़े की पॉइंट्स पे आप बात करिए, एंड एब्सोल्युटली ये बात ऐसी ही बेहतरी हो सकती है। इन द एंड मेरे जहन में हमेशा कंपैरिजन आता है, आई मीन पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट आवर मेंस टीम, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, मैच हारना जीतना ऑफ एंड ऑन चलता रहता है, बट हमारी टीम उस पल्ले की टीम है। बहुत अरसे तक तो हम नंबर 1 रहे हैं तीनों फॉर्मेट्स के अंदर, और ऑफ
ऑफ एंड ऑन होते रहते हैं। वाइट बॉल में तो अब भी हमारा कंपैरिजन मुश्किल लगता है बहुत बाज़ मौक़ों पर, लेकिन हमारी फीमेल विमेन टीम के अंदर ऐसा नहीं हो पाता है। तो वाई कांट वी मेक दिस कंपैरिजन, हम हमारी विमेन टीम क्यों बेहतर प्ले नहीं कर पाती, वेदर इट्स फिटनेस, इट्स टेक्निक और व्हाट, आपको क्या लगता है? आखिरी सवाल में आप तो यार खवातीन को कह रहे हैं, मर्द कहाँ कर सकते हैं? बाबर आजम के अंडर हमने क्या जीता आप बताएं? 4 साल में हमने क्या किया? हमने टेस्ट सीरीज हारी एक के बाद एक, अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आपने हारा इंग्लैंड के अगेंस्ट, आपने कोई हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं आप। जीता। तो बेचारी खवातीन, मर्द जिनको इतनी फैसिलिटी मिल रही है जो वो नहीं कर सकते, तो खवातीन को क्या कर सकते हैं? ये एज अ नेशन हमारी थिंकिंग क्लटर्ड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग होनी चाहिए। लोग जो अब हमारे क्रिकेट को चला रहे हैं, मैनेजमेंट जो है, सीनियर मैनेजमेंट, उनका कोई क्रिकेट से ताल्लुक तो हो। ये तो नहीं कि मेरी आज हुकूमत आएगी तो मैं अपना बंदा ले आऊं, कल आपकी आ गई आप अपना ले आए। तो ये बेचारे क्रिकेटर्स चाहे मर्द हों, हिना और इमरान, तो वो क्या करेंगे? दोनों कुछ नहीं कर सकते। आपको इन चीजों में पहले बेहतरी लानी है, फिर आपको उनको क्लियर एक रोल डेफिनेशन, जब उनको एक मैनेजमेंट अच्छी मिलेगी जिसको क्रिकेट को समझती होगी, तो हर प्लेयर को उसकी एक रोल डेफिनेशन चाहिए, चाहे वो मर्द है या औरत। भाई अगर पावर हिटर है तो उसको पता है कि मैंने हिट लगानी है, मेरा स्ट्राइक रेट 145-50 का होना है। अगर कोई एंकर कर रहा है तो उसको पता है कि उसने स्ट्राइक रेट वनडे या T20 में 100 के ऊपर 100, अगर T20 तो 130 के अराउंड रखना है, और उसके अराउंड जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जो स्ट्राइक रेट है वो ज्यादा रखना है, उसने एक इनिंग से इनिंग संभालनी है। और अगर टेस्ट क्रिकेट है तो उसमें क्या रोल है प्लेयर्स का, बॉलर का क्या रोल है, उसने किस फील्ड को बॉल करनी है, फील्डर्स का क्या रोल है। मतलब ये क्रिकेट जो है ना बहुत ज्यादा दिमाग से खेली जाती है, बॉडी और माइंड का 50-50 इसमें रोल है। पूरी बात, मुझे एक खातून शायरा का ही मिसरा याद आ रहा है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, यही कह सकते हैं। हाँ, इसी पर हम ब्रेक लेते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपको बताएं कि एक ऐसा इशू चल रहा है इस वक्त जो काफ़ी संगीन है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। रोज़मर्रा खुराक में किसी न किसी तरह से इस्तेमाल होने वाली जो फसल गंदम की ख़रीदारी है, उसका मामला अब काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। महकमा खुराक की तरफ से अभी तक गंदम की जो ख़रीदारी है वो शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसान जो है वो शदीद परेशान है। इब्तदाई सरकारी जो आदाद-ओ-शुमार है वो ये दावा कर रहे हैं कि इस साल पंजाब में गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। हुकूमत इमदादी कीमत भी मुकर्रर कर चुकी है, लेकिन अब तक खरीदारी शुरू नहीं हो सकी। बिल्कुल। और दूसरी जानब किसान सड़कों पे आने का इंदिया दे रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत गंदम के मसले पर जो छोटे किसान हैं उनको सब्सिडी देने के मामले पर मुख्तलिफ तजावीज़ तय नहीं कर सकी अभी तक। ये भी बड़ी एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। महकमा खुराक के ज़राए ये कहते हैं कि जो हुकूमत पंजाब है उसकी जानिब से गंदम की खरीदारी की पॉलिसी पर सिर्फ 1,20,000 किसान पूरा उतरते हैं, यानी वो क्वालिफाई नहीं करते। दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट सेज। और खरीदारी पॉलिसी पर पूरा उतरने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाए तो 5 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। ज़रा ये भी बताते हैं कि हुकूमत फिलहाल जो किसान हैं उनको चंद 100 रुपए फी मंथ सब्सिडी देने पर गौर कर रही है, मगर सब्सिडी देने से भी जो किसानों के एहतजाज का मामला है वो खत्म होने का इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि बाजार उनकी कॉस्ट इतनी आ गई है कि उनको अगर वो रेवेन्यू ना मिले तो दे कैन नॉट सर्वाइव, सस्टेन नहीं कर सकते। ऐसा लगता है ना? बिल्कुल ऐसा है। रिजवान आसिफ हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। रिजवान, क्या लगा है कि क्यों हुकूमत, पंजाब हुकूमत जो है खुसूसी तौर पर संजीदा नहीं है सारे मामले पर, और आज भी क्या सरापा एहतजाज है किसान? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज भी किसान जो है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो आज 3 दिन से गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। बहुत सी गिरफ्तारी करने के बाद उनको रिहा भी किया गया है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ पंजाब काबीना के इजलास में ये वाज़ेह तौर पर फैसला कर दिया गया है कि महकमा खुराक पंजाब जो है वो किसानों से गंदम मुकम्मल तौर पर नहीं खरीदेगा। इस फैसले की जो बुनियादी वजूहात हैं वो ये हैं कि महकमा खुराक हर साल 300 अरब रुपए जो हैं वो गंदम की खरीदारी पर सर्फ करता है, और ये जो रकम है ये बैंकों से भारी मार्कअप के ऊपर वसूल की जाती है, ली जाती है। पिछला चंद माह कबल जो है महकमा खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम कोटे का इजरा जो था वो ख़त्म कर दिया था निज़ाम, क्योंकि हुकूमत सरकारी गंदम इसलिए खरीदती थी ताकि अवाम को सरकारी सस्ता आटा फराहम किया जाए।
चंद माह कबल ये पॉलिसी तब्दील की गई। ये फैसला किया गया कि लोगों को सस्ता आटा देने की बजाय जो मुस्तहिक खानदान है उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कैश सब्सिडी दी जाए, या फिर जिस तरह के आपने देखा कि मुफ्त आटा स्कीम और निगहबान स्कीम जो है, इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए उनको रिलीफ दिया जाए। इसी वजूहात की बिना पर यह फैसला हुआ इस बार के महकमा खुराक पंजाब गंदम नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर महकमा ये गंदम खरीदता है तो इस गंदम की निकासी जो है वो कैसी होगी। नहीं, ये बड़ा अहम नुक्ता है रिजवान भाई। एक तो ये कि हुकूमत का मौक़िफ़ समहाउ एक तरफ ठीक लगता है जैसी हुकूमत की हालत है, लेकिन दूसरी जानिब जैसे हमारे किसान की हालत है भी देखना पड़ेगा। ये मैं आम किसान की बात करूँ, आपकी बात एक दुरुस्त भी है, या हुकूमत का फैसला कि जी वो कार्टेल्स जो बन जाते हैं, माफियाज जो बन जाते हैं, वो फायदा ले जाते हैं सब्सिडी का, आम किसान को फिर भी फायदा नहीं होता। लेकिन फिर हुकूमत उसकी दाद रसी के लिए क्या कर रही है? कोई नकद सब्सिडी की बात हुई है? जरा इन डिटेल्स अगर वो भी आप हमें बता पाएं। देखिए, तीन चार बुनियादी मामलात हैं। पहली बात तो ये है कि गुज़िश्ता 75 साल से हुकूमत जो है वो किसानों से गंदम खरीदती थी। अगर आप माजी में जाएं 3-4 साल पहले से आप देखना शुरू करें तो जो हुकूमत है वो किसान के खेतों में, उसके घरों में गल्ला मंडियां जो थी उनको नो गो एरिया करार दे दिया जाता था कि वहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर और तमाम सरकारी इंतजामिया है वो किसानों की गंदम या फ्लोर में खरीदी गंदम जो पकड़कर सरकारी गोदामों पे लेके जाती थी। लेकिन इस बार ये बिल्कुल यकदम जो है पॉलिसी तब्दील की गई है। इस तब्दीली से किसान जो है परेशान हुआ है, क्योंकि इस मरतबा पंजाब में महकमा ज़राअत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की तारीख की सबसे रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जो कि 2 करोड़ 42 लाख टन है। गुज़िश्ता बरस यही पैदावार 2 करोड़ 12 लाख टन थी, यानी कि इस बार 30 लाख टन पंजाब में गंदम ज्यादा है। लेकिन किसान परेशान है कि अपनी गंदम को कहाँ फरोख्त करे। हुकूमत ने सरकारी अंदाज़ी कीमत 3000 सिचुएशन में एक वर्ष बात ये भी सामने आ रही है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसके पास पहले से ही पूरे साल का जो स्टॉक है वो मौजूद है, और ये जो खरीदारी की बात की जा रही है किसानों से वो सिर्फ एक लारा है। इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, पहली बात तो ये जो हुकूमती अरकान ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा। माजी में आप देखें गुज़िश्ता हर साल जो है महकमा खुराक 40 लाख टन किसानों से गंदम खरीदता था और फ्लोर में उसको देता था। इस मरतबा इस वक्त महकमा खुराक पंजाब के गोदामों में 22 लाख टन गंदम मौजूद है, यानी कि उनकी अपनी साबिका खरीदारी से 18 लाख टन गंदम कम मौजूद है। अब बाकी रही बात यह है कि क्यों नहीं खरीद रहा, तो इसकी वजूहातों को बयान किए हैं कि वो ये लाए लपटे चल रहे हैं सारे। किसानों को 6 दिन तक एंगेज किया गया, यह कहा गया कि हम आज फैसला कर रहे हैं, हम कल फैसला कर रहे हैं, हम जो है वो बारदाना उनको हम देंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम आज कोई डिसीजन। अच्छा रिजवान, इसको बात को मुकम्मल कर लीजिएगा, और साथ मेरा सवाल भी आप ले लीजिए। वो ये है कि अब इसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट आप किसानों के ऊपर देखते हैं? क्या ये एहतजाज मजीद बढ़ सकता है? किसी किसान रहनुमा से आपकी बात हुई हो या आपने ऑन ग्राउंड कोई सिचुएशन देखी हो, और हुकूमत फिर उस किसान को किस जानिब लेके जाना चाहती है जिसने बड़ी महंगी खादें डाली हैं, इस फसल के ऊपर मेहनत की है? बहरहाल उसका हक तो है कि उसे उजरत मिले। देखिए, मैं पहली बात मुकम्मल करूंगा अपनी कि हुकूमत का इरादा पहले से ही गंदम खरीदने का नहीं था। अच्छा। ये सिर्फ डिले टैक्टिक्स थी, जानबूझकर किसानों को एंगेज किया गया ताकि एहतजाज ना हो। 4 दिन तक पंजाब असेंबली में आम बहस भी करवाई गई, तो वफाकी और सूबाई हुकाम ने बयानात भी दिए, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला तयशुदा था कि किसान से गंदम नहीं खरीदी जाएगी। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि एक तजवीज़ ये भी तैयार कर ली गई है कि महकमा खुराक का जो डायरेक्टरेट विंग है, फूड डायरेक्टरेट, जो कि गंदम खरीदता और फरोख्त करता था, उसको ख़त्म करने का फैसला भी कर लिया गया और उसके मुलाजमीन अफसरान को दीगर महकमों में भेज दिया जाएगा। अब जो आपने बात की है कि इसके तसरात क्या होंगे, तो किसान तंजीमें तमाम इस बात पर मुतफिक हैं कि जो इस बार किसानों के साथ हुआ है उसके असरात अगले साल वाजिया होंगे, क्योंकि किसानों ने इस मरतबा मकई और सरसों छोड़कर गन्ने की ज्यादा काश्त की थी। इस मरतबा 1 करोड़ 74 लाख एकड़ के ऊपर गन्नम काश्त की गई थी। लेकिन इस मरतबा जिस तरह किसान का हाल हुआ है, किसान को 1000 से लेकर 1200 रुपए फी मन खसारा हो रहा है। तो ऐसे में अगले साल जो किसान है वो गंदम की काश्त से दिल बर्दाश्ता हो जाएगा और वो मुतबादल फसलों की काश्त की तरफ जाएगा, जिससे कि एक नया ग़ज़ाई बहरान पैदा होगा। और दूसरी बात, इस वक्त जो गंदम महकमा नहीं खरीद रहा, बाकी नहीं खरीद रहे, वो गंदम मिडल मैन के हाथों में जा रही है। ये वही मिडल मैन है जिसने पिछले साल जो थी 39 रुपए में खरीदी गंदम जो है वो 6000 रुपए मन में की थी। अगर आपको याद हो तो आटे का थैला जो था वो 3132 रुपए तक चला गया था। अभी भी ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि नवंबर के या दिसंबर के आखिर में जाके यही मिडल मैन जब कीमत को 4042 रुपए लेके जाएगा तो हुकूमत जिस आटे सस्ते की जो बात कर रही है वो मजीद महंगा हो जाएगा। तो रिजवान, क्या गवर्नमेंट है कोई ऐसी पॉलिसी भी वो सोच रही है कि गंदम जो है खरीद कर फिर उसे बाहर जो है दूसरे ममालिक को फरोख्त कर सके? इस हवाले
हवाले से भी कुछ सोचा जा रहा है? और ये जो अभी हम एहतजाजी तहरीक की बात कर रहे हैं, ये एहतजाज किसानों का कोई रंग ला सकता है, मतलब कुछ बेहतरी आ सकती है? क्विकली ज़रा बताइएगा। देखिए, जो गंदम एक्सपोर्ट की बात है तो आज से चंद महीने पहले SIFC फाकी हुकूमत जो थी ये इजाज़त दे दी थी कि जो गंदम मसनूआत, गंदम नहीं, गंदम मसनूआत जिसमें मकई, आटा, मैदा, फाइन और दीगर चीज़ें, नूडल्स वगैरह शामिल हैं, उसकी एक्सपोर्ट की जा सकती है। इसके लिए श्रीलंका, खलीजी ममालिक और दीगर ममालिक के ऊपर मीटिंग शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक इस बारे हाथी फैसला नहीं हुआ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल्स में हमें बताया। रिजवान हमारे आगाह कर रहे थे, उनका ये कहना था कि किसानों के ऊपर कुछ खास असर नहीं होगा, मुश्किल सूरत हाल हो सकती है और मिडल मैन के हाथों में अगर प्राइस कंट्रोल हुई तो वो स्टॉक करके आने वाले वक्त में इसका नाजायज फायदा भी उठा सकता है। ब्रेक लेते हैं। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद। दिखाते हैं आपको सेगमेंट सफर है शर्त। इसमें आज वकार अहमद मलिक साहब बात कर रहे हैं हौसले, हिम्मत और कुछ कर गुजरने का अज़्म लिए एक बड़े खास किरदार फरीला से उनकी मुलाकात हुई है। क्या बात हो रही है आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और इस वक्त एक्सप्रेसो मॉर्निंग शो के हवाले से हुंज़ा में हूं। और हुंज़ा जो है, यहाँ की सुबह जो है बड़ी खूबसूरत होती है। साउंडिंग्स में बहुत ज़बरदस्त किस्म के पहाड़ और जब सूरज तुलू होता है तो कमाली मंजर होता है। यहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि आपको सुबह सुबह जो है वो मुस्बत और अच्छी और पॉजिटिव स्टोरीज़ बताई जाएँ, मोटिवेशन के हवाले से, इनकरेजमेंट के हवाले से। और इस तरह की स्टोरीज़ आपको मालूम है कि हुंज़ा में बहुत मिलती हैं। मेरे साथ इस वक्त फरीला हैं और उनसे गुफ्तगू करेंगे। फरीला, बहुत शुक्रिया आपका। पहला तो मेरा सवाल ये है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? जी, मैं यहाँ पे इस टाइम इस मकसद से आई हूँ कि यहाँ पे मैं एक कंपनी के साथ ईमेल मार्केटिंग एज अ मार्केटर में काम करती हूँ। हमारा कंपनी है एक्सप्लोरिया, जो कि टूरिस्ट का एक कंपनी है जिसमें मैं ईमेल मार्केटिंग करती हूँ। उसके अलावा जो यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग जो मैं ले रही हूँ वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैं यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हूँ। फर्दर मोर यहाँ पे जो है हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं कि जिसमें हम अपने स्किल्स जो है वहाँ पे एफर्ट करें कि हम जितना भी कर सकते हैं हम वहाँ पे लगा दें अपने स्किल्स और वो हम उस कंपनी को आगे रन कर सकें। वो कंपनी हुंज़ा बेस्ड ही होगी? आप हुंज़ा से निकलते नहीं है, मैंने अंदाज़ा लगाया है। मतलब अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा? जी, बहुत अच्छा लगता है हुंज़ा। लाइफस्टाइल उसके अलावा जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो जेम्स एंड ज्वेलरीज होती हैं उनका एक कंपनी है करीमाबाद में। मैंने कोई 2-3 दिन पहले मैंने वहाँ का विज़िट किया था, लेकिन अभी मैंने उसके मार्केटिंग ऑनलाइन स्टार्ट करना है क्योंकि वो लोग ऑन ग्राउंड कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनकी जो जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं वो उनका मैं ऑनलाइन उनके लिए मैं मार्केटिंग करूँ। ठीक है, ये बताइए कि आपका जो उसके अलावा पस मंज़र है, मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि हुंज़ा में जो बच्चे हैं जब वो स्कूल में होते हैं, फिर जब वो कॉलेज में जाते हैं तो वो इनकी खास किस्म की सरगर्मी होती हैं, स्पेशली खेलों के हवाले से। तो आपने भी खेलों में मतलब हिस्सा लिया और कौन सी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं? या मैंने खेलों में हिस्सा लिया है, वॉलीबॉल है मेरा और क्रिकेट एंड आल्सो फुटबॉल। वॉलीबॉल में हमने एक ट्रायल भी जीता है। हमारी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होती थी जिसमें हमने हायर सेकेंडरी करीमाबाद जो है एकेडमी, उनके साथ हमारा एक मैच रहा था जिसमें हम लोगों ने विन किया था। और अनदर साइड मेरा जो स्किल है सिंगिंग का स्किल है, जिसमें मैंने हमारे फिर वही इंटर कॉलेजेस का कंपटीशन हुआ था GB लेवल पे, जिसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। ओके, अच्छा अब मुझे बताइए ये जो सिंगिंग है, अच्छा एक तो अब ये देखिए कि जब बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन होती है और बहुत अच्छा निसाब होता है या जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है, ओवरऑल सोसाइटी का माहौल अच्छा होता है, तो आप देखें कि उस बच्चे के अंदर कितनी डायमेंशंस पैदा हो जाती हैं। अभी तक आप गिनते चले जाइए, जब आप फ्रीलांसिंग के हवाले से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, जेम्स एंड ज्वेल्स के मार्केटिंग के हवाले से, फिर आपने कौन सी चीज़ें, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, फिर उसके बाद आप सिंगिंग तक हम पहुँच चुके हैं। ये बताइए कि आप उर्दू के गाने भी गाती हैं और ब्रिटिश की भी? ब्रिटिश की और उर्दू दोनों जी। उर्दू में कोई पाकिस्तानी गाने भी गाती हैं? जी, ज़्यादातर मुझे गज़ल पसंद है, उर्दू गज़ल। गज़ल में कौन पसंद है? गज़ल में मुझे शायर का तो नाम नहीं पता, गायक का मतलब जो गाते हैं उनमें किनको आप पसंद करती हैं जो गज़लें गाते हैं? वही कह रही हूँ ना जी, उनका नाम मुझे याद नहीं है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं सुनती। मेहदी हसन है,
गुलाम अली हैं। हाँ, मेहदी हसन और गुलाम अली, या आपने बता दिया, ये दोनों हैं। हाँ, मैं भूल गई थी एक्चुअली। तो कोई थोड़ा सा सुनाएं अगर आप, जो भी आपकी फेवरेट है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ब्यूटीफुल। अच्छा, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो भी सीखा है? इंस्ट्रूमेंट नहीं, सीखने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे असल में टाइम नहीं मिल रहा है ये सब कुछ करने में। यकीनन आपको टाइम मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी सी उम्र में आप जब इतना कुछ कर रही हैं तो, लेकिन अगेन मुझे पूरा यकीन है कि आप उसके लिए भी टाइम निकाल लेंगी। इंशाल्लाह। मैं क्या उसका सीखेंगी? बहुत शौक है, मैं फ्लूट एंड रुबाब, अच्छा, रुबाब मुझे का आपको इन शौक दोनों का बहुत शौक है। और आपके तो स्कूल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे स्कूल LMC यहाँ है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी वहाँ पे जाने के लिए, अभी भी वहाँ पे ट्रेनिंग करा रहे, लेकिन मुझे यहाँ आना, फिर यहाँ से आलतित जाना, आलतित से वापस अपने गांव जाना, फिर टाइम का थोड़ा इशू होता है। तो आपका गांव यहाँ पे नज़दीक है? नहीं, हमारा गांव बहुत दूर है। वहाँ से मैं मुर्तज़ाबाद हमारा गांव, वहाँ से मैं आती हूँ अलीआबाद ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, फिर अलीआबाद से मैं पैदल आती हूँ यहाँ पैदल। तो आपकी यहाँ पे एक आने का मकसद ये भी होगा कि यहाँ पे इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है। इंटरनेट, या हमारे वहाँ पे, मैं इस वजह से बेसिकली यहाँ आती हूँ कि हमारे वहाँ पे फाइबर का कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और एक बताऊँ तो फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी इशू होता है, लेकिन मैं आ जाती हूँ किसी न किसी तरह से सुबह, क्योंकि जल्दी उठना होता है। इतनी सारी आपकी डायमेंशंस हैं, आगे क्या सोचा है, मतलब अब आगे इरादे क्या हैं आप? आगे मेरे यही इरादे हैं कि एक्चुअली मैंने एक तो रुबाब सीखना है, यहाँ रुबाब सीखना है, उसके अलावा साइड पे जो है मैंने FSC जो है प्री मेडिकल में FSC किया हुआ है आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल मुर्तज़ाबाद से। तो आगे का जो मैंने सोचा है वो BSCN AKU, इफ़ अगर मैं वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट नहीं होती हूँ तो मैंने सोचा है कि रेडियोलॉजी में जो है मैंने आगे BS करना है। ओके, ठीक है। और आर्ट जो साइड है, आर्ट की साइड है, उसमें म्यूजिक नहीं रहेंगे आपको? उसमें म्यूजिक, या मैं ये चाहती हूँ कि अपने म्यूजिक को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूं, उसको अपने जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनलिटी के साथ में उसको आगे चला दूं। लूप में बैठना कैसा लगता है? यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। मैं सुबह आके ना, फिर मेरी अपनी जगह है वहाँ पे, मैं उस कोने में मैं बैठ जाती हूँ, बस अपना काम स्टार्ट किया, धूप लग रही होती है। धूप, या आपका मुर्तज़ाबाद से तो राकापोशी का व्यू बड़ा अच्छा है ना? यहाँ वहाँ से राकापोशी का, मुर्तज़ाबाद से नहीं, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है ना, बस बाहर का व्यू देखते हुए काम करने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ की सुबह कैसी होती है? अच्छी होती है? मॉर्निंग्स जो सुबह होती है, मॉर्निंग बहुत अच्छी, बिल्कुल खामोशी, और बाहर जो है हवा चल रही होती है, परिंदे चहचहाते हैं, मुझे वो माहौल बहुत शायरी पसंद करती है। या आई हैव पोएट्री, माय ओन पोएट्री। पुरुषकी में, उर्दू में शायरी भी जारी रखी है, और गाना भी जारी रखी है, तरबियत वोकल की भी, और रुबाब भी, फ्रीलांसिंग भी, फुटबॉल वॉलीबॉल भी, जब भी अभी भी मौका मिले तो ज़रूर खेलिए। और इसी वजह से हम हुंजा से रश्क करते हैं, यकीन कीजिए। हुंजा में इसलिए अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत मज़ा आता है। मैं यहाँ की हूँ, लेकिन कहते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुंजा से जाकर मुझे वहाँ पे कोई खुशी मिलेगी। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे बैठी। थैंक यू फरीला। थैंक यू सर। बहुत ही खूबसूरत सुबह है हुंजा में, और यकीनन आपकी सुबह भी बहुत खूबसूरत होगी। देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। हुकूमत पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे इंटरनेशनली भी एक्नॉलेज किया गया है और समहाउ बहुत सारी फैमिलीज को बहुत बेहतर तरीके से सर्व करे। केयर टेकर सेटअप के अंदर अमजद साकिब साहब, डॉक्टर अमजद साकिब इसको चेयर कर रहे थे। उनसे जब हमारी यू रिमेंबर बात हुई थी तो उन्होंने कुछ डिटेल्स भी हमें बताई थी। वी वर वेरी हैप्पी कि बहुत हद तक डिजर्विंग लोगों तक तकरीबन इसकी जो अमाउंट्स हैं उनको पहुँचाया जा रहा है और कई मिलियंस फैमिलीज जो हैं उनको सर्व भी किया जा रहा है इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। एक तो हम इसकी थोड़ी सी पेचीदगियां क्या हैं इसके अंदर, इसकी बारीकियां क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। दूसरा, इसमें शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जा रहा है या बनाया जा सकता है। फिर तलबा के हवाले से उनको जो माहिना वज़ाइफ हैं वो भी दिए जा रहे हैं रिपोर्टेडली, इस पे हमने बात करी। हमारे साथ नवीद अकरम साहब मौजूद है जो कि करंटली डीजी हैं नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री कोऑर्डिनेशनल कैश ट्रांसफर एजुकेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं और ज़रा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से है ना जानने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम नवीद अकबर साहब। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो BISP है ये किन प्रोजेक्ट्स पर बेसिकली काम कर रहा है और किस तरीके से ये लोगों को हेल्प आउट कर रहा है? जी, बुनियादी तौर पे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले जो हमारे अफराद हैं या ख़ानदान हैं उनकी माली मामनत का प्रोग्राम है और हम इस वक्त तकरीबन 93 लाख ख़ानदानों को माली मामनत फ़राहम कर रहे हैं और उनको सहमाई जो है वो हम 10,500 रुपये के हिसाब से जो है वो ये माली मामनत फ़राहम करते हैं। और इस माली मामनत का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो हमारे सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं उनका जो आमदनी और जो उनके अखराजात हैं उसके दरमियान जो फ़र्क है उसको हम किसी तरीके से ख़त्म कर सकें। हम मुकम्मल तौर पर वो फ़र्क तो नहीं ख़त्म कर पा रहे, लेकिन हमारी कोशिश है कि जितना भी हम कंट्रीब्यूट कर सकें एज हुकूमत पाकिस्तान, एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ताकि उनकी जो माली मुश्किलात हैं वो कम से कम हो। ये हमारा मेन प्रोग्राम है। इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम इन्हीं ख़ानदानों के जो बच्चे हैं उनकी तालीम को जो है वो इंश्योर करते हैं। बेसिकली उनको इजाफी हम माली मामनत फ़राहम करते हैं अगर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और वो 70% हाज़िरी अचीव करते हैं। और इसके अलावा हमारा एक और प्रोग्राम है जो कि बेसिकली हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को फोकस करता है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 40% बच्चे जो है वो स्टंटेड हैं और स्टंटेड बच्चा जो है अगर इस माशरे में हो तो वो एक डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। तो उसके लिए हम उनको इजाफी माली मामला देते हैं ताकि वो अपनी ग़िज़ा को जो है वो अपना मुकम्मल तौर पर ले सकें। माली मामलत के साथ साथ जो हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का कैश ट्रांसफ़र है उसमें हम उनको इजाफी जो है वो अपना फूड भी फराहम करते हैं। नवीद तो ये एक कंप्लीट पैकेज बनता है। ठीक है, क्या ये डेजिग्नेटेड फंड्स हैं जो कि एजुकेशन और न्यूट्रिशन के लिए जाते हैं या ये उसी फंड के अंदर एक हिस्सा है जो आप तमाम फैमिलीज को भिजवाते हैं या उनको मिलता है? इसकी आप बाइफर्केशन कैसे करते हैं और फिर इसके ऊपर चेक कैसे रखा जाता है कि दिस अमाउंट इज बीइंग यूज्ड फॉर द राइट पर्पस? जी, सो बेसिकली जिस तरह मैंने बताया कि जो हमारा अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर है जिस पे कोई शर्त नहीं है, शर्त ये है कि खातून खाना और उसके पास शनाख्ती कार्ड हो, उसको तो 10,500 रुपये हर समाई हम देते हैं। उसके बाद जो हमारे जो आपने कहा डेजिग्नेटेड प्रोग्राम्स हैं, बिल्कुल उसके लिए हमारा डेजिग्नेटेड बजट है, डेजिग्नेटेड प्रोग्राम है, उसके लिए कुछ शराइत है। वो उन शराइत को मुकम्मल किए बगैर माली मामलत नहीं ले सकते। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर उनका बच्चा है और वो स्कूल जाता है और स्कूल जाने के बाद वो 70% हाजिरी को अचीव करता है तो फिर ये इजाफी माली मामलत के लिए वो अहल होंगे। और इसके लिए हमारा निज़ाम ये है कि हम हर स्कूल में जाके उनकी हाजिरी को चेक करते हैं। हमारा जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके साथ एक MOU साइन है जिसके जरिए हमें हाजिरी मसूल होती है और उस हाजिरी की बुनियाद के ऊपर हम उनको ये इजाफी माली मामलत फराहम कर रहे होते हैं। तो ये एक डेजिग्नेटेड है, हर प्रोग्राम का अलग-अलग बजट है, लेकिन हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो यही है जो जिसको हम अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर कहते हैं या कफालत कहते हैं, जिसके जरिए हम 10,500 के हिसाब से हर समाई रकम फराहम करते हैं। लेकिन 93 लाख बच्चे हमारा जो तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम है जो एजुकेशन पे फोकस करता है उसमें इनरोल्ड है इन्हीं खानदानों के, और तकरीबन 20 लाख खानदान जो हैं वो हमारा जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कंडीशनल कैश ट्रांसफर है वहां से माली मामला जो है वो वसूल कर रहे हैं। सही है, तलबा को जो तालीमी वज़ाइफ हैं वो भी दिए जा रहे हैं। अच्छा नवीद साहब, अगर हम बात करें कि मुस्तहिक अफराद की जो माली मदद है वो ज़रूरी है लेकिन जो बेसिक पर्पज़ है वो उन्हें गुर्बत से निकालना है, इस हवाले से भी कोई नई इस्लाहत लाई जा रही है ताकि लोगों को कारोबार में भी कुछ मदद मिल सके?
जी, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं कि हमारा इस वक्त 471 अरब रुपए का बजट है इस प्रोग्राम का, जो सालाना इस साल जो हम फराम कर रहे हैं। अच्छा। और 93 लाख बहुत सारे ख़ानदान गुर्बत से नीचे हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद तो उनकी जो इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप है उसको मुकम्मल करना है। पॉवर्टी एलिविएशन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जो हमारे एजुकेशन और हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं। बेसिकली ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उनकी जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है इन खानदानों की, उसमें हम इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी के ऊपर जाएं। देखिए, दो किस्म की तरीके होते हैं पॉवर्टी से निकालने के लिए। एक तो ये है कि आप उनको कोई रोजगार फराहम करें, दूसरा तरीका ये है कि आप उनको कोई एसेट दें या कोई कारोबार के लिए उनको कर्जा दें। जिन खानदानों को हम डील कर रहे हैं इनमें सबसे जो बड़ा मसला है वो तालीम की कमी है। 90% जो हमारी खवातीन है जो हमसे माली मामलत ले रही हैं वो प्राइमरी तक उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, वो अनपढ़ है। तो उनके लिए कोई कारोबार करना या उनके लिए कोई किसी किस्म की जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो लेना बहुत मुश्किल काम है। सही। तो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इन्वेस्ट करें इनके बच्चों की तालीम में और इनके बच्चों की सेहत में। और ये जो बच्चे हैं ये जो है जब बड़े होंगे, जब अपना पढ़ लिख जाएंगे तो ये एक बेहतर फर्द के तौर पर माशरे में सर्व कर सकेंगे। और ना सिर्फ तालीम का जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि वो इंटरजनरेशनल पॉवर्टी खत्म करता है। यानी आने वाली तमाम नस्लों की अगर घर में कोई भी बच्चा पढ़ लिख जाए तो वरना सिर्फ अपने खानदान को, इमीडिएट खानदान को, बल्कि आने वाली अगली सारी नस्लों को पॉवर्टी से निकालता है। तो हमारा बुनियादी तौर पर मकसद लॉन्ग टर्म जो है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है वो है। और साथ साथ हम कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिसके जरिए हम उनको टेक्निकल ट्रेनिंग के भी टेस्ट कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। हमने पास में किया भी है। जब भी BISP पे बात करते हैं या ऐसे कोई भी फंड्स दुनिया भर के अंदर, तो इसमें जो कहना चाहिए कि प्योरिफिकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम के अंदर, कि वो जो फंड्स हैं वो राइट आदमी तक पहुंचे। और ये सवाल मैं हर जो BISP से रिलेटेड ऑफिशियल आते हैं हमारे पास, जब भी हमारी बात हुई, मैं लाजमी करता हूँ, बिकॉज इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स मनी। आई मीन 470 बिलियन रुपीज़ इज़ अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जिसके वसाइल पहले ही बड़े महदूद हैं। हाउ टू मेक श्योर कि ये जो 93 मिलियन लोग हैं या जो फैमिलीज़ हैं तक जो पैसे पहुँच रहे हैं ये एक अच्छे प्रोसेस के ज़रिए पहुँच रहे हो, आप इसे कैसे मेक श्योर करते हैं, कैसे रीच आउट करते हैं लोगों को, क्या पैमाना है? जी, बेसिकली आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया और ये वो सवाल है जिसकी बुनियाद पर हमें हर साल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से फंड मिल रहे होते हैं। सो मैं आपको बताऊं कि हमारा एक बड़ा साइंसी बुनियादों के ऊपर एक निज़ाम हमने मुवज्जा किया हुआ है जिसके ऊपर हम लोगों की सिलेक्शन करते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिशनरी नहीं है। कोई बंदा किसी को ना प्रोग्राम में शामिल कर सकता है और ना ही प्रोग्राम से निकाल सकता है। okay. हमारा एक 63 सवालों पर मुश्तमिल एक क्वेश्चनर है। हम करते ये हैं कि हम हर घर जाते हैं, मुल्क भर में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनका हम दरवाज़ा दस्तक देते हैं और उनसे वो 63 सवाल पूछते हैं। अच्छा। सवाल पूछने वाले को नहीं पता होता कि किस सवाल के जवाब के कितने नंबर्स हैं, और जो जवाब देने वाला है उसको ये नहीं पता होता कि वो जो जवाब दे रहा होगा वो किस सवाल के कितने नंबर होंगे। okay. सो ये एक मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के जरिए हम मुल्क भर के तमाम खानदानों से, और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 35 मिलियन 3.5 करोड़ खानदानों का जो डाटा है वो हमारे पास मौजूद है। डाटा कलेक्ट करने के बाद जो अगला मरला होता है वो उनकी वेरिफिकेशन और उनकी जो सिलेक्शन है वो होता है। हम करते ये हैं कि तमाम ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मिलती है उसकी बुनियाद पर हम तमाम ग्राहकों को 0 से लेके 100 के एक पैमाने में जो है वो एक स्कोर अलॉट कर देते हैं। और 0 का मतलब है कि सबसे पुरेस्ट और 100 का मतलब है सबसे जो वेल ऑफ है। हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हम जो है वो अपना एक कट ऑफ स्कोर जो है वो डिटरमिन कर देते हैं जिसके ऊपर हम लोगों को माली मामला फराहम कर रहे होते हैं। इसमें एक टोटली जो है वो एसेट्स के ऊपर ये क्वेश्चनर मुश्तमिल है। हम लोगों के एहसास जात की इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर रहे होते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से, लैंड डिपार्टमेंट से, नादरा से। MNA MPA के कहने पे 50-100 फैमिलीज ऐड कर दी, ऐसा नहीं होता, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बल्कि ना सिर्फ, मैं आपको थोड़ा सा मजीद बताऊं कि मैं एज डायरेक्टर जनरल ऑफ दैट रजिस्ट्री मैं किसी को प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकता उस प्रोसेस से गुजरे बगैर। इवन जो हमारे महकमे के चेयरमैन हैं या सेक्रेटरी हैं या किसी भी लेवल के बड़े से बड़े ओहदे के ऊपर
कोई बंदा किसी को ना इस निज़ाम के अलावा शामिल कर सकता है और ना ही निकाल सकता है। दोनों के लिए एक सेट पैटर्न है और ये सबसे बड़ा सबूत है। जिक्र भी किया नवीद साहब, जिस तरह से अभी आपने बताया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि BISP में कहीं बेहतरी की गुंजाइश है। वो कौन सा ऐसा नुक्ता है? जी बिल्कुल, देखिए हर प्रोग्राम में गलतियां भी होती हैं और हम पिछले 15 सालों से सीख के चीज़ों को इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी हम गलती कर रहे थे वो ये था कि हम लोगों की जो असेसमेंट करते थे उसका जो पीरियड था वो बहुत लंबा था। यानी हमने पहली दफ़ा 2011 में लोगों को इंक्लूड किया, फिर हमने 2021 में किया। तो हमारा ये ख्याल था कि इन 10 सालों में बहुत सारे लोग जो प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके और उनके हालात बदल गए हैं, उनको शामिल होना चाहिए। और बहुत सारे लोग जिनको 10 साल से ये माली मामलत मिल रही है, उनके शायद हालात बेहतर होंगे तो उनको निकल जाना चाहिए। तो उस निज़ाम को हमने जो ठीक किया है वो ये इस तरीके से किया है कि अब हमने हर 3 साल बाद ये लाजमी कर दिया है कि जो लोग माली मामलत ले रहे हैं वो अपने आप को रीअसेस करवाएंगे। अगर वो उनकी माली हालात उसी तरह से हुए जो 3 साल पहले थे तो उनकी माली इमदाद जारी रहेगी, अदरवाइज उनको हम प्रोग्राम से निकाल देंगे। और वो लोग जो शामिल नहीं हो सके उनके लिए मौका ये वो किसी वक्त भी आके हमारे जो डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं, जो मुल्क भर में तकरीबन 650 सेंटर्स हमने कायम किए हैं, वहां पे आए, अपनी असेसमेंट करवाएं और किसी भी वक्त प्रोग्राम में शामिल होने का उनको मौका मिल सकता है। ये सबसे बड़ी चीज थी जो हमने की। उसके बाद जो हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम था उसके ऊपर हमने काफी वर्क किया। हमने अभी रिसेंटली जो कंप्लेंट सेंटर है वो स्टैब्लिश किया, जिसमें अब हमारी कैपेसिटी ये है कि हम डेली बेसिस के ऊपर कम से कम 8 से 10 हजार लोगों को अकोमोडेट कर रहे होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, आपने भी सुना होगा कि कटौती की कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आती हैं, डिडक्शंस लोग पैसे ले लेते हैं, गरीब और अनपढ़ लोगों से, बेचारों से, उनसे पैसे लेके उनको आधे पैसे देते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे, हमने एक तो अपना सारा बैंकिंग का निजाम जो है वो तब्दील किया है और 1 जुलाई से ये रकूम की जो फरामी है वो यूनियन काउंसिल की सतह पे फराम, इस वक्त तहसील की सतह पे ये रकूम की फरामी की जा रही है। लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, अपने घर से निकलना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। इंशाल्लाह 1 जुलाई से हमने नए बैंक्स हायर कर लिए हैं। पहले हमारे पास 2 बैंक्स थे, अब हमने उसका दायरा कार बढ़ा के 6 बैंकों तक ले गए हैं और अब वो 6 बैंक यूनियन काउंसिल की सतह पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। और अब लोगों को आप समझ लें कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे की जो मसाफत है वो तय करके रकूम की वसूली जो है वो उनको मुमकिन होगी। यू हैव वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू वेरी मच। हमारी कोशिश कि हम ऑफ एंड ऑन इस पे बात करते रहें, क्योंकि लोगों का फंड है, लोगों तक जाना है, गवर्नमेंट मीडिएट करती है, तो हम ये देखते रहें कि कितनी प्योरिफिकेशन इसके अंदर मौजूद है, कितनी शफाफियत है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और दुनिया में भी इसको एक्नॉलेज किया जाता है एज अ सपोर्ट प्रोग्राम। दुनिया बहुत अच्छी नज़रों से देखती है इसको, पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेते हुए कि कम से कम जो बेसिक नेसेसिटीज़ लोगों की हैं वो कुछ फैमिलीज़ की इससे पूरी हो जाएं। तो हम इस पे बात करते रहेंगे। ये एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब शामिल करेंगे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफेरा फैज करवा रही हैं 16वीं सदी के कदीम बाजार की सैर, लेकिन एक नए और मुनफरिद अंदाज में। आइए देखते हैं। 600 दोनों 200 रुपए की, 100 की ये और 100 की ये। चलो देगा बाजी दे। आपने फैशन, फन, फूड और हिस्ट्री के अलग अलग सेगमेंट्स तो देखे होंगे। इस बार हम कर रहे हैं कुछ नया और ये तमाम जो चीजें मिलेंगी आपको एक ही सेगमेंट में। तो मैं आज मौजूद हूँ दिल्ली गेट के बाजार में, तो आइए चलते हैं आपको लेकर अंदर और आपको एक्सप्लोर कराते हैं 16वीं सदी का ये हिस्टोरिकल सा बाजार। दिल्ली गेट से राइट साइड पर ही ये सबील वाली गली मौजूद है। कहा जाता है कि पुराने दौर में जब दूर दराज से लोग यहाँ पर आया करते थे तो उनको यहाँ पर ठहरा कर पानी वगैरह पिलाया जाता था। और अगर इस गली की खूबसूरती को देखें तो ये फोटोग्राफी के लिए बेस्ट स्पॉट है। यहाँ पर मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ नज़र आई है कि बचपन में अक्सर ये गलियों में आते हैं और इनको अगर कुछ भी कहें कि मुझे ये वाली शेप बना दे तो ये बना देते हैं। अच्छा मुझे बताएं इसको कहते क्या है? कहते हैं गटा लाची वाला। अरे वाह क्या बात है जी, ये नीचे से गुलदस्ता बनाए और ऊपर से ये चिड़िया बन चुके हैं। थैंक यू सो मच। दिल्ली गेट में आए और यहाँ की चटपटी चीज़ें ना खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर मुझे आलू चने नज़र आ गए हैं, मुझे एक आलू चने बना दें। तो अब आलू चने एंजॉय करते हैं और साथ साथ इस बाजार को एक्सप्लोर करते हैं।
अच्छा आप मुझे बताइए इसका कितना फाइनल करेंगे आप? ये आपको 1300 में हो जाएगा, 50 डिस्काउंट में देंगे। नहीं 700। नहीं इतना नहीं होता। 700 फाइनल है, मैंने 700 में लेके जानी है। नहीं 700 में आएगी नहीं, कैसे दे दूँ? चले बस आप इसको 950 में फाइनल करें। चले दे बस डन करें। चले जी 950 में मेरी जो कोल्हापुरी चप्पल है वो भी यहाँ से डन हो गई है, तो अब इनसे परचेज करते हैं और आगे चलते हैं। अरे वाह, जिला डोलना वे तेरे वाह जी वाह, क्या पक्के सुर हैं आपके। तो व्यूअर्स इस वक्त हम मौजूद हैं शाही हमाम में, तो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मुगलों का हमाम कैसा होता है। मुगल दौर का ये अजूबा बेसिकली इस पर्पस के लिए बनाया गया था कि जितने भी शाही मेहमान होते थे या हर खासो आम बादशाह सलामत के दरबार में पहले पेश होने से उनको यहाँ पर गुस्ल दिया जाता था। वैसे अगर इस अजूबे की मैं बात करूँ तो ये अजूबा भी किसी पैलेस से कम नहीं। मुझे तो अपना आप शहजादियों जैसा फील हो रहा है। वैसे शाही हमाम में आए और शाही प्रोटोकॉल ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आइए अब चलते हैं और दिल्ली गेट के बाजार को एक्सप्लोर करते हैं। दिल्ली गेट के बाजार को तो हम एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, लेकिन जो मेन मेरा मकसद है शॉपिंग का, वो कैसे भूल सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और यहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं। लाहौर वो यहाँ की सवात लेके जाते हैं, या आपके ऊपर भी सूट कर सकती है। ये आपका जो आइटम है ये सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है। हाँ जी, ये सिर्फ एक नहीं बिकती सारी हैं, ये तो सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाई। अच्छा, इसमें कलर्स कितने हैं? इसमें आपको मिल जाएंगे 5-6 कलर्स मिल जाएंगे। अच्छा मुझे फाइनल बताएंगे आपने सूट कितने का देना है? आपकी मार्केट में इसकी कीमत है 8,500, आपको मैं 7,500। नहीं 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 नहीं, 8,500 तो बिल्कुल भी नहीं। लिबर्टी में, ऑरिगा में यही चीज आपको 5,000 में मिल जाती। नहीं बस नहीं, आप 5,000 ऐसा करें रखवा देंगे, ये भी रख लेते हैं, फिर 1,000 फिर दे दें। नहीं 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 नहीं, बस फिर आप अपना सूट अपने पास रखें। मैंने आपको 6,000 फाइनल कह दिया, 1,000 के पीछे छोड़ के जा रहे। 5,000 में डन करें। ये जी सूट मैंने परचेज कर लिया है और 5,000 में मैंने ये सूट खरीदा है और बड़ी अच्छी मेरी बार्गेनिंग भी रही है। यहाँ पे हल्की फुल्की मुझे भूख भी लग रही है, तो देखते हैं कि इस बाजार में खाने को भी क्या क्या चीजें। दिल्ली गेट की ये गली सूरजन सिंह किसी यूरोपीय सकाफती विरसे से कम तो नहीं है। और इस गली की अगर मैं बात करूं तो ये गली अपनी जिद्दत और कदामत की वजह से अपनी पहचान आप है। ना सिर्फ ये बल्कि इस गली में उस्मान की बैठक भी मौजूद है। अंदरून की इस तंग गली के बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफी ने क्या खूब कहा है कि जब इस गली से गुजरते हुए सामने से एक मर्द और एक औरत आ रहे हों तो बीच में सिर्फ और सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। काफ़ी देर से मैं इस बाज़ार में घूम रही हूँ, बहुत सारी मैंने शॉपिंग भी की है, तो अब मुझे भूख लग रही है। तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए। ये शॉप इतनी इंटरेस्टिंग है, ये बाज़ार इतना इंटरेस्टिंग है कि पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजरता है। तो यहाँ पर मुझे एक शॉप नज़र आई है, असलम कबाब एंड नॉन शॉप। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ चलकर कुछ खाते हैं। ये मैंने सुना तकरीबन काफ़ी पुरानी है, तो कितनी पुरानी है? लगभग 100 साल से ज़्यादा ही होगी। क्या बात है। तो मेरे लिए ना आप एक स्पेशल सी मज़ेदार किस्म की प्लेट तैयार कर दें। खाना तो व्यूअर्स खाना हमारा आ चुका है और दिल्ली गेट की सबसे मशहूर दुकान है ये। तो अभी ट्राई करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है वो चिकन के कबाब हैं, इसके साथ यहाँ पर मेरे पास रायता है, सैलड है, अचार है और ये इनकी सबसे मशहूर जो है अंडा टिक्की है। ये बेसिकली कबाब होता है जिसके अंदर ये अंडे को डाल के, और वो जो अंदरून का स्पेशल है, ख़ासतौर पर लाहौर का स्पेशल है टकाटक, ये उस तरह से इस टिक्की को जो है वो तैयार किया जाता है। और ये जो नान है इसके ऊपर मक्खन लगाया गया है, तो लेट्स ट्राई। अच्छा, यहाँ के खाने की मज़े की बात ये है कि ये मक्खन में तैयार किया जाता है और आपको हर चीज़ के अंदर मक्खन का बाकायदा टेस्ट जो है वो आ रहा है। स्पाइसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा स्पाइसी है और मैं स्पाइसी लवर हूँ, तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट है। लेकिन अगर आप कम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो आप इनको कह सकते हैं कि ये स्पाइसेस जो हैं वो थोड़े से कम ऐड करें। तो ये तो हो गई जी अंडा टिक्की। अच्छा जी, अंडा टिक्की मैंने ट्राई कर लिया। अब बारी आती है कबाब की, और ये जो कबाब आप इस वक्त देख रहे हैं ये चिकन का कबाब है बेसिकली। यहाँ पर जैसे इन्होंने ओनर ने इनके बताया कि यहाँ पे बीफ के कबाब भी होते हैं, और सर्दियों में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको मछली के कबाब भी मिलेंगे। तो अभी मैं इनको ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ। इसकी बात है, कबाब इतने टेस्टी हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि नान के बगैर खाली कबाब खा लूँ। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें ट्राई की, अंडा टिक्की भी और कबाब भी। अगर मेरे से पूछें तो मेरा फेवरेट है कबाब। रायते के बारे में, चटनी के बारे में अगर मैं
बताऊं तो इसमें से जायका जो है वो बेसिकली आपको अनारदाने और पुदीना का आता है, तो आई थिंक ये उसका मिक्सचर है बेसिकली, और साथ अचार भी है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, दिल्ली गेट में आते हैं बाजार शॉपिंग करने के लिए, तो यहाँ पर खाना जो है वो आपने लाजमी खाना है। तो मैं अभी अपना खाना खाती हूँ क्योंकि अभी इसके अलावा मेरी शॉपिंग और भी बहुत रहती है। मैं सोच रही हूँ इस दुकान को देख कर के क्यों ना कुछ मेहंदी के जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो परचेज कर लिए जाएं। एक तो मैंने ये चूड़ियाँ करनी है, ये वाला थाल करना है, और ये जो बैनर है ये करना है। जी जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मेरी जो मेहंदी की तकरीबन शॉपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और आप लोगों को एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, वैसे मेरा पर्सनली ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाहौर के किसी अंदरून बाज़ार में आने का। और बड़े बड़े शहरों में हम इन छोटे जो सकाफती हमारे बाज़ार हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं या हमारी आंखों से वो ओझल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आने का, यहाँ पर लोगों से मिलने का और यहाँ पर शॉपिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ टाइम है। आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि अगर आपका कभी भी दिल्ली गेट पर चक्कर लगे तो यहाँ पर आके आपने शॉपिंग ज़रूर करनी की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अभी वक्त हुआ है आपकी मुलाकात करवाने का एक एक्सप्रेसो हीरो से। तो पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी हीरोज़ की कुछ दिन पहले आपसे मुलाकात करवाई थी शाहजेब रिंद से, जिन्होंने कराटे कॉम्बैट मुकाबले में इंडिया को शिकस्त से दोचार किया। शाहजेब के बाद एक और हीरो हैं जिन्होंने एक बार दोबारा इंडिया को दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट में शिकस्त दे दी है और दुबई के मैदान में दूसरी बार इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। रिजवान अली ने इंडिया कराटे चैंपियन पावन गुप्ता को नॉकआउट करके पाकिस्तान का जो परचम है वो बुलंद किया। इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है। बिल्कुल, रिजवान अली से हम बात करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करे और हमारे शो का हिस्सा न बने। रिजवान अली, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड ग्रेट जॉब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हम बिल्कुल ठीक हैं आपकी दुआ से, और आपने हमें ठीक कर दिया अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से। कैसा लग रहा है भाई? ये क्यों इंडियन फाइटर्स के पीछे पड़ गए आप सारे? आप टिकने नहीं दे रहे उनको, क्या सीन है? जी, ये अमेरिकन बेस एक लीग थी यूएसए की, तो वो पहली मरतबा में होने जा रही थी जहाँ शाहजेब रिंद ने शिकस्त दी इंडिया को। वहाँ पे मेरी भी फाइट थी, शाहजेब से पहले मेरी फाइट थी। अच्छा। तो फिर मैंने ओपोनेंट को फिनिश किया पहले राउंड। तो रिजवान, कहिएगा एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे अभी इमरान ने बात की है कि इंडियन प्लेयर्स को टिकने नहीं दे रहे, इस जीत का तो एक अलग ही मजा होता होगा। जी ऐसा ही है, जब बात आती है इंडिया की तो हमारे अंदर वो जो जज्बा ईमानी है वो उठ पड़ता है, तो फिर उसी वजह से अल्लाह ताला की मदद भी साथ होती है और इसी वजह से हम इंडियन को टिकने नहीं देते। रिजवान, कितना वक्त लगा इस फाइट को होने में और क्या पॉइंट्स की बुनियाद पे भी हो सकता था फैसला? आई मीन, हाउ द फाइट हैपेंड, थोड़ा सा हमें टेक्निकली बताइए। जी, इसमें बेसिकली 3 राउंड होते हैं 3-3 मिनट के। ठीक है। और इसमें आप पॉइंट बेस पे भी जीत सकते हैं और नॉकआउट। तो मैंने पहले ही राउंड में 30 सेकंड में उससे नॉकआउट कर दिया। अच्छा। लाइक वो अनकॉन्शियस हो गया था बिल्कुल। तो ये अच्छा, एक चीज मुझे समझ नहीं आती, जाहिर बात है आप जितनी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग दूसरा बॉक्सर या दूसरा फाइटर भी ट्रेन करके आता है, उसके बाद ये जो नॉकआउट की बुनियादी वजह क्या होती है? इज देयर सर्टेन पॉइंट जिस पे आप हिट करते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको हिट किया तो इसके अनकॉन्शियस होने के चांसेस ज्यादा और ये नॉकआउट हो जाएगा, या ये नेचुरली होता है कि बस वो फोर्स होती है, लग जाती है और बंदा नॉकआउट हो जाता है? क्या नॉकआउट के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है आपकी? जी, नॉकआउट के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी होती है और जो फेस का जो एक हिस्सा है, चिन जो होती है वो एक नाजुक हिस्सा होता है फेस। अच्छा। तो वहाँ पे लगने पे लगती है जोर से तो वो बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है जल्दी। अच्छा। So basically chin is the point जहाँ पे ये हिट करते हैं। Okay, that's interesting. तो रिजवान, ओवरऑल अपने जर्नी के हवाले से हमें बताएं, प्रोफेशनली कब से खेलना शुरू किया, कितने इवेंट्स अभी तक आप खेल चुके हैं और जीत चुके हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं? रिजवान, आवाज आ रही है? जी, मैं प्रोफेशनली तकरीबन 7 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे। और बेसिकली जी आपको आ रही है आवाज? जी आ रही है, आप बोलते रहे, आ रही है। हेलो, मैं तकरीबन 7 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे। मैं बेसिकली MMA फाइटर हूँ और मैंने तकरीबन 3 मरतबा अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीता हूँ मैं टाइटल लाइट वेट में, और 1 मरतबा ईरान को मैंने हराया IFT3 में। और उसके बाद
रिजवान, थोड़ा सा आपका जो मोबाइल फोन है इसको थोड़ा सा मूव करें, अब उससे सिग्नल्स बेहतर हो जाएंगे और मैं अपना सवाल मीनवाइल आपसे कर लेता हूँ। सवाल मेरा ये है कि जो शाहजेब रिंद थे, शाहजेब रिंद के तो बड़े सख्त अल्फाज का तबादला हुआ था विद काउंटर पार्ट, आपके भी सख्त अल्फाज का तबादला हुआ था फाइट से पहले और वहां पे तो खैर थप्पड़ों में भी तबादला हो गया था। आपकी क्या कोई प्रेस टॉक हुई थी पहले पवन गुप्ता से? जी, मेरी शाहजेब रिंद के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। जो मेरे वाला ओपोनेंट था वो एक आर्मी फोर्स से ताल्लुक रखता था और उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे मैं ऐसे अल्फाज कहता उसे या वो करता। मेरे साथ हम एक रिस्पेक्ट के दायरे में रहे और अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी। तभी 10 सेकंड ज्यादा निकाल गया आपके मुंह में। इखलाकियात के दायरे में रहते हुए फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आप अपने फ्यूचर को लेकर? कौन सी नेक्स्ट फाइट है दैट यू आर प्लानिंग रिजवान? जी, नेक्स्ट फाइट मेरी आ रही है दुबई में नेक्स्ट मंथ CGC में, और जो प्लानिंग है फ्यूचर की वो UFC है। मैं तकरीबन इसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ 7-8 साल से और अभी इंटरनेशनल और कैंप करने हैं। हुकूमत की सपोर्ट अगर साथ होती है तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा, आपने सपोर्ट का जिक्र किया, स्पॉन्सर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह की गेम्स में, क्या आसानी से मिल जाते हैं स्पॉन्सर? जी, मैं अपने आप को खुद ही कर रहा हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है और अगर हमारे लोकल ब्रांड और हुकूमत हमें करे स्पॉन्सर तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। क्योंकि हमारी यहाँ तो होती नहीं है पाकिस्तान में मिक्स मार्शल आर्ट की, क्योंकि हमारे पास ना फैसिलिटीज हैं उस तरीके की और ना हमारे पास इंटरनेशनली कोच हैं, तो हमें जब भी फाइट आती है तो हमें बाहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए फिर काफ़ी खर्चा होता है। अनफॉर्चुनेटली कोई फेडरेशन मौजूद नहीं है आपकी MMA की पाकिस्तान में? जी, फेडरेशन है प्राइवेट लेवल पे पर वो भी सपोर्ट नहीं करती, वो बस जस्ट एमेच्योर इवेंट्स करवा देते हैं आगे पीछे पाकिस्तान में, पर वो इंटरनेशनली सपोर्ट नहीं करते किसी को। अच्छा, एक मैं अब जब विजुअल देख रहा हूँ सवाल रह जाएगा और कसक रह जाएगी मेरे दिल में, आपको पता लग गया था कि वो नॉकआउट हो गया है, उसके बावजूद आप जिसे हमारी उर्फ़े आम में कहते हैं मारे जा रहे थे, तो रेफरी ने आपको पीछे किया, क्या गुस्सा आ गया था या फिर मेक श्योर कर रहे थे कि उठे ना दोबारा? हाँ, मेक श्योर भी कर रहा था, बस हीट ऑफ द मोमेंट बंदा थोड़ा सा एग्रेसिव होता है तो बंदे को खुद भी समझ नहीं आती। तो बाद में मिलते हैं आप लोग फाइट के बाद, इकट्ठे कॉफी शॉफी पीते हैं आप लोग प्लेयर्स? जी जी, खाना भी खाया और एक दूसरे से माजरत भी की। एट द एंड ये सपोर्ट है। अच्छा, मैं वही ना, कैसे कर लेते हैं यार, एक दूसरे को मार के फिर खाना खा रहे होते हैं और गप्पे लगा रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी कोई दुश्मन। रिजवान, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने खुद ही जिक्र किया कि आपको फैमिली सपोर्ट करती है आपकी, आप खुद ही अपने आप को स्पॉन्सर करते हैं। फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि इंडिया से जब हम जीतते हैं ना तो वो एक अलग किस्म की फील होती है। आपने अपनी फीलिंग्स तो बताई, सबसे पहले आपने किसको बताया घर में और क्या रिस्पॉन्स था फैमिली का? काफ़ी ज़्यादा कॉलें आनी शुरू हो गई थी, वो लाइव ही देख रहे थे। और वैसे तो मेरे अब्बू मुझे उस तरह सपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं फजूल गेम है, क्या अपनी वक्त ज़ाया कर रहे हो और स्टडी करो या कोई जॉब पे लग जाओ किसी अच्छी में। तो बहरहाल इस फाइट के बाद वो खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश। नहीं, आपने बहुत बड़ा काम किया है, जो हम 24-25 करोड़ पाकिस्तानी और आप यूनिक काम आपने किया है और हमें बहुत खुशी है। जो लोग आपको देख रहे हैं, जिन्होंने अभी आपको देखा या पहले से फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहें अपनी इस फाइट के बाद कुछ भी? जी, मैं फैंस को कहना चाहूँगा कि कोई भी आप काम करते हैं उसमें कंसिस्टेंटली करें, मेहनत करें, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करता। बस थोड़ा सा भरोसा रखें और अल्लाह पे तवक्कल रखें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच रिजवान, आपके वक्त का हमारी तरफ से एक बार फिर से आपको मुबारकबाद और वी आर प्राउड ऑफ यू, क्योंकि जिस तरह से भी हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान का जब परचम वहाँ बुलंद होता है तो हम भी बहुत ज़्यादा। और वैसे रिजवान की मौजूदगी से, रिजवान ज़रा वो अपना सिग्नेचर पंच स्टाइल तो हमें करके दिखा दे जाते जाते, जो एक पंच सिग्नेचर स्टाइल होता है, कैसे करते हैं? यस, लेट्स गो।
परफेक्ट रिजवान, परफेक्ट। वी लव यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और हम तमाम जो कॉर्पोरेट ब्रांड्स हैं खास तौर पे ऑन बिहाफ ऑफ दीज चैंपियंस, आप इनको सपोर्ट करें। कितना खर्चा हो जाता है इनके ट्रैवल के ऊपर या इनके जिम्स की, तो आप अपने ब्रांड को भी प्रमोट करें और इनको भी सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान का नाम ऊपर जाए, ये बहुत ज़रूरी है। सो दिस वाज अबाउट MMA फाइटर, अनदर MMA फाइटर। और अब हमारे पास एक एंटरटेनमेंट की दुनिया से, चाको क्या कहते हैं, चमकती दुनिया एक से स्टोरी खबर है, है। आप बताइए। हाँ जी, और स्टोरी है कि जो पाकिस्तानी अदाकारा है माहिरा खान, दुबई में आर्टिस्ट इन फैशन का अवार्ड उन्होंने हासिल कर लिया है। पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान ने द एमी गाला अवार्ड शो के चौथे एडिशन में आर्टिस्ट इन फैशन का एजाज जो है अपने नाम किया। द एमी गाला अवार्ड शो के चौथे एडिशन की तकरीब दुबई में हुई। वहां माहिरा खान स्काई ब्लू और सिल्वर फ्लोरल इम्तिजाज वाले एक स्लीवलेस बड़े खूबसूरत और स्टाइलिश से गाउन में जलवागर हुई और बहुत ही खूबसूरत भी लग रही थी। इसके साथ साथ अगर हम इमरान रिलेट कर लें, एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी चल रही है। जी यार, माहिरा इज वैसे इज अ ग्रेट सोशल मीडिया एम्बेसडर और बड़ा अच्छा लगता है मैं उनके बारे में बात करना। यू हैव द स्टोरी। हाँ, अरिजीत सिंह का जो कॉन्सर्ट था उसमें भी माहिरा खान बैठी हुई थी और अरिजीत ने पहले तो उनको नोटिस नहीं किया, लेकिन जब किया तो फिर उन्होंने उनको बाकायदा रिकग्नाइज कराया और माजरत की कि वो पहले नहीं पहचान सके। और फिर जो उनकी एक मूवी थी जालिमा, उसका एक जो गाना है वो भी गुनगुनाया जी बिल्कुल, और जालिमा गाना है उसका और बड़ा फेमस गाना है। शी इज़ द वन जिन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया। शी इज़ द ओनली वन पाकिस्तान के अंदर जो कि शाहरुख खान के अगेंस्ट उन्होंने काम किया। और अरिजीत ने न सिर्फ उनको ट्रिब्यूट दिया, माजरत भी की और उसके साथ साथ फिर वो गाना भी गाया। सो वी फील सो प्राउड ऑफ यू माहिरा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ एंटरटेनमेंट एम्बेसडर पाकिस्तान का। इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, बड़े दिलचस्प किस्म के मनाजिर हम तक पहुंचे और वो मनाजिर सऊदी अरब के हैं। अमूमी तौर पे सहरा और गर्मी की वजह से सऊदी अरब मशहूर है, लेकिन ये मनाजिर बड़े दिलचस्प हैं। ये ताइफ का इलाका है और वहाँ से ये मनाजिर हम तक पहुँचे हैं। यहाँ पे एक तो शदीद यालाबारी हुई, मूसलाधार बारिश हुई और वो सहरा की जो तब्दीली वाले मनाजिर हैं जी, अगर वो आप दिखा पाएँ, सहरा को बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बर्फ़ में तब्दील हो गया और हर तरफ सफ़ेदी छा गई। और ये आप ओहद पहाड़ के मनाजिर देख रहे हैं और ओहद से एक चश्मा उबल रहा है, एक आबशार गिर रही है, ये भी बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान जो मशरक़ वुस्ता है इसमें ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये मौसमियाती तब्दीली भी एक वजह है और कुछ लोग इसे इस्लामिकली रिलेट भी करते हैं जी, क़यामत की निशानियां तो नहीं है, गर्म जगह ठंडी हो रही हैं, ऐसा भी कुछ होता है। बिल्कुल ऐसा है। और अगर हम बात करें इन्हीं बारिशों के हवाले से तो हरम में भी बड़े खूबसूरत, ये मेरे ख्याल से विजुअल जिनकी आप बात कर रहे थे वो चल गए हैं और बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं। बिल्कुल ये ऐसे लगता है कि AI की मदद से बनाए गए हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये ताइफ के सहरा के मनाजिर हैं जहाँ पर आप ऊंट देख सकते हैं और बर्फ आप देख सकते हैं सहरा में, कितना खूबसूरत मंजर है। इसके साथ साथ बड़े रूप परवर मनाजिर हमें हरम में भी देखने को मिले जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसके बाद जो लोग थे वहाँ पर मौजूद वो दुआएं कर रहे थे, खुशनसीब लोग। ये बड़े रूप परवर मनाजिर थे सऊदी अरब के। एक जाने बारिशों से तबाही के मनाजिर भी हमने देखे जी, हमने मिडिल ईस्ट की बारिश ने तो हिला के रख दिया। वहाँ पे तो ऐसे लगता है कि दुबई की जो हुकूमत है ना वो सब कुछ बढ़ चढ़ के करना चाहती है, तो उन्होंने पूरे शहर को, पूरे मुल्क को ही स्विमिंग पूल बना दिया और ऐसा लगता था कि पूरा शहर स्विमिंग पूल का मंजर पेश कर रहा है। ये मैं दुबई रेन की बात करूँ और ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं ये मदीना मुनव्वरा के जो हम तक पहुँचे हैं थ्रू सोशल मीडिया। ऑब्वियसली हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये खैर की बारिश और अल्लाह करे कि कोई नुकसान जो है माली किसी किस्म का या जानी ना हुआ हो, लेकिन दूसरी जानिब है कि मौसमियाती तब्दीली जो है ये सभी पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पर इन खित्तों को ज़्यादा मुतासिर कर रही है और सऊदी अरब भी उनमें से एक है। सो प्रोग्राम अच्छा इमरान, एक और छोटी सी एक और भी अच्छी खबर है, खबरों की अंबार है हमारे पास। है। अच्छा, वो ये है कि पाकिस्तान ने अपना पहला जो सैटेलाइट मिशन है चांद पर भेजने की तैयारी मुकम्मल कर लिया और ये 3 मई को रवाना होगा और तैयारियां मुकम्मल हैं। जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के रुकन है डॉक्टर खुरम खुर्शीद, वो ये कहते हैं कि 3 मई को 12:50 पर ये जो पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन है इसको चांद पर भेजा जाएगा। और वो ये भी कहते हैं कि मिशन चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। सैटेलाइट iCube कमर की लॉन्च को वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट भी किया जाना चाहिए। बड़ी अचीवमेंट है, अल्लाह करे खैर खैरियत से पहुंचे। और पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की हर अचीवमेंट को ट्रोल मत किया करो। आप कहते हैं अच्छा पाकिस्तान का मिशन है कहीं पहुंच ही ना जाए, आप तारीफ भी कर दिया करें। तारीफ तो कर दी, हमारी फीडबैक हमें मिला है कल इमरान, उस पे भी थैंक यू वेरी मच। हमारी तारीफ का शुक्रिया जो आपने 1000वीं एपिसोड की कंप्लीशन पे दी। टाइम हमारा खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे। अच्छा सा दिन गुजारिए। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।